हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। दिवाली का हफ्ता है। अब यहां हम पढ़ेंगे अपना एक लोक अदालत 38वां चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंस इसकी ये है एक मायने में कि जो हमारे 2022 का डेटा था कि 4.7 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी में, अगर ये ना हो तो ये सिलसिला जाएगा 8 करोड़ केसेस तक। ये वो अदालतें हैं जो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में अपना फैसला दे देती हैं और इनका फैसला माननीय होता है, माना ही जाएगा। कईयों के ये लोक अदालत हो, फैमिली कोर्ट हो, सिविल और दूसरे कॉमर्शियल कोर्ट हो, इनके कई ऐसे कोर्ट्स तो अगर अपना फैसला देते हैं तो इनकी अपील भी नहीं होती आगे। अब 2013 में एक क्वेश्चन आया था, उसको आखिर में देखेंगे। फिर अपनी कहानी शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि सर जब आर्टिकल 14 है हमारे पास ऑलरेडी, तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? साहब हर कोई बराबर है, हर किसी को समान अधिकार मिलेंगे, हर कोई लॉ की नजर में इक्वल है। दूसरा जो 22 क्लॉज 1 है वो सीधी सीधी बात करता है कि देखो, अगर कोई भी ऐसा कोई एक्यूज्ड है, पर्सन डिटेन्ड हो, किसी भी वजह से कस्टडी में हो, किसी तरह का डिटेंशन उसको मिला हुआ हो, तब पहली बात तो उसको पता हो कि वो ऐसी क्या वजह की वजह से वो ये अपने अंदर गया है, जेल में गया है या थाने में गया है। और दूसरे कि अपने किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अगर खुद को उसको डिफेंड करवाना हो, तब ही हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। यहां पे हर एक फ्रेज, हर एक कोर्ट का अपना अपना मतलब है। जो हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि उसको अधिकार होना चाहिए मैं क्यों अरेस्ट हुआ हूं। जैसे इसको यूएस में कहते हैं मिरांडा, तो मिरांडा राइट्स। अब ये हमारे यहां, अगर आपने यूएस पिक्चरें देखी होंगी तो उसमें आखिरी में, तो उसमें जब किसी को एकदम अरेस्ट करती है पुलिस, सीबीआई हो, सीबीआई तो क्या, वहां की एफबीआई हो, वहां की कोई और सीआईए हो, तो अरेस्ट करते ही हाथ वाथ पीछे पकड़ के उनको कहते हैं यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड यू विल हैव अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस, और आपको लेके जाएंगे। एनीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द कोर्ट, अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये वहां के मिरांडा राइट्स हैं। ऐसा हमारे यहाँ पुलिस तो खैर इतने तरीके से तो नहीं बोलती है किसी अपराधी से, जब उनको पकड़ते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, पर उसको बाद में बताते हैं कि हाँ भाई तुझे अरेस्ट इसलिए किया है। तो उसको क्यों अरेस्ट किया गया? अब जब उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो जो हमारी जुडिशरी है वो ये तय करेगी कि पुलिस ने जो अरेस्ट किया है, जो चार्जेस फ्रेम किए हैं, वो इसके ऊपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अब अगर ये कोर्ट के सामने जा रहा है तो अब ये खुद तो जाके ना कोर्ट की जबान बोल सकता कोई अपराधी, ना ये कोर्ट के सामने जाके अपनी खुद की जिरह कर सकता है, अपनी खुद के आर्ग्यूमेंट दे सकता है। तब इसको चाहिए होगा एक लीगल प्रैक्टिशनर। और ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ने ये चीज सॉल्व करी है, ये चीज बोली है कि देखो, हर किसी को, जो पर्सन डिटेन होगा उसको यहां पे हम मौका देंगे कि तुम क्यों अरेस्ट किए गए हो और तुम कैसे डिफेंड किए जाओगे बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। कल को कोई आदित्य सर जाके किसी के लिए वकालत नहीं कर सकते जब तक मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर ना हूं तब तक। अब क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो कोर्ट कचहरी का जो न्याय की जो प्रक्रिया है, कईयों को या तो बेचारे वो इतने ज्यादा उन्हें नॉलेज नहीं होती है, या वो पावर्टी के शिकार होते हैं, या तो उन्हें नॉलेज नहीं है, साफ बात है, या वो अब इतनी ज्यादा कौन फीसें दे ये सारी। अब एक लॉयर की फीस सोच लो, उसके बाद कोर्ट की अपनी फीस होती है, फिर कई सारे नजारत के चार्ज होते हैं, कई सारे स्टाम्प पेपर लगते हैं, कई सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, सब हर चीज का पैसा लगता है। फिर ऐसे और कोई पेमेंट जो कहीं ना कहीं होते हैं लीगल सर्विस में, किसी ने कह दिया एफिडेविट लगाना है आपका 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे, काम 50 पे भी हो जाता, उसने लेकिन कहा नहीं 100 पे होगा, अब लो एक्स्ट्रा पैसे। तो ये सारे खर्चे हों या ऐसी नॉलेज ही नहीं हो। अब ये किसको पता है? कितने अपराधियों को पता ही होगा कि भैया हमारे पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा नहीं, ये चीज को हम रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई गरीब है या जिसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करे? फिर जो हमारा 39A है, 39A कितना इंपॉर्टेंट है ये। 39A ने बोला कि नहीं, अगर कोई भी जो हमारे समाज का ऐसा तबका है जो पुअर है या वीकर सेक्शन है, तब उसको पूरी अधिकार है कि भैया आप खुद को डिफेंड करवाओ। कि टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर एंड दीज सेक्शंस, जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में वंचित रह गया, जिसके पास, जो आगे नहीं बढ़ पाया है। अब इसी वजह से हमारे सामने एक और चीज आई। इस चीज ने बोला 39A ने कि देखो साहब, ये तो आपको करवाना ही करवाना है। अब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है, और ये एक नॉन जस्टिशिएबल अगर नेचर है डीपीएसपी का, मतलब क्या हुआ इसका? नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है? नॉन जस्टिशिएबल होता है, एनफोर्सिएबल होता है, क्या होते हैं ये? खैर, नॉन जस्टिसेबल माने कि इसको आप कोर्ट में लेके नहीं आ सकते हो डीपीएसपी को। तो अब लेकिन पार्लियामेंट ने बोला कि ये नाइंसाफी हो जाएगी कईयों के साथ, और इसके लिए, इसी नाइंसाफी को रोकने के लिए हम एलएसए बनाएंगे, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। अब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनने से
कई सारी चीजें और बन गई। क्या क्या बना? नालसा बना, इसके बाद सालसा बनेगा, फिर डालसा बनेगा, फिर तालसा बनेगा, सब चीजें बनेंगी। ठीक है, एक एक करके देखेंगे अभी। तो अब उसके नाम कुछ और है, मैं इनको नालसा सालसा बोलता हूं। ठीक है, अब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ने जो 87 का आया हुआ है, इस एक्ट ने पहली बार घोषणा कर दी कि हम एक पूरे देश में यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस मुहैया करवाएंगे हर किसी को जिसको इसकी जरूरत है। अगर मुझे वकील की जरूरत है, और आदित्य सर भले ही लॉ के टीचर हैं, पर वो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते, और काट भी सकते हैं तो उनकी भाषा नहीं समझ सकते। तो आदित्य सर को चाहिए कि मैं, अगर मुझे कोई फ्री लीगल सर्विस मुझे अगर ये चाहिए मुझे, तो मुझे दी जाएगी, साफ बात है, देनी पड़ेगी। अब इसी के तहत बनी हमारी नालसा। नालसा के नाम से केस भी हुआ था एक, अभी हाल में हुआ था, बहुत पीछे का केस नहीं है। फिर नालसा बना। नालसा की जिम्मेदारी ये थी कि देखो, पहले तो तुम बनोगे इस एक्ट के तहत, दूसरा तुम्हारे ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि आपको कहां पे, जहां जहां पे भी जो आपको न्याय एडमिनिस्ट्रेशन अपना दिलवाना है, जस्टिस दिलवानी है, आप देखोगे कैसे कैसे रूल्स बनाने हैं, कौन कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहां कहां बैठेगी। ठीक है, तो नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एलएसए। इसी एक्ट के अंदर ये बनाई गई टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स। ठीक बात है, कि कैसे हमारी लीगल प्रोग्राम चल रही हैं। फिर इन्हीं जिम्मेदारी है कि ये पॉलिसी बनाएंगे अपनी के, और ये पॉलिसी पूरे टॉप डाउन फ्लो होगी, ऊपर से नीचे तक। अब टू ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल अंडर द एक्ट। कहां कहां इसमें किस किस को जरूरत है, क्या कोई ऐसा है जो पुअर है, या कोई ऐसा है जो अनअवेयर है, लो पता ही नहीं था, अब इनको जाके किसी ने बताया, वकील ने, कि भाई सुनो, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई अपराधी को, और या अपराधी तो नहीं पर उसको मुजरिम बोलेंगे अभी, जब तक वो एक्यूज्ड है। तो उस एक्यूज को बोला कि देखो, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक काम करो, तुम नालसा या सालसा के पास जाओ, और ये तुम्हें देंगे एक ऐसा वकील, एक ऐसी कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, फ्री भी होगी तो फ्री भी चलेगी। ठीक है, नाउ टू गिव इफेक्ट टू पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस ऑफ नालसा, इनके लिए बनाई गई लीगल सर्विस अथॉरिटीज आर एस्टैब्लिश एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल। ये तालुका जो वर्ड है, ये क्या आपने कहीं और हिस्ट्री में सुना है क्या? तालुकाज कहीं कहीं आया ये वर्ड? मुझे बताना जरा, ये आपने कौन से एम्पायर में सुना है? फिर हमने कहा अब बनाओ इनका स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा। इस एक्ट के तहत पहले तो ये नालसा बना के छोड़ दिए। अब नालसा के बाद हम आगे चलेंगे, स्टेट लेवल पे चले, हमने कहा सालसा बनाएंगे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद डालसा बनेगी या डिलसा बनेगी, जो बोलना है बोल लो उसको। ठीक है, तो ये डिलसा हो गई। डिलसा के नीचे होगी टालसा। ठीक है, अब यहां पे तालुक जो होते हैं, तालुका जो होते हैं, एक जिले में एक से ज्यादा तालुका हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बना दिए गए। अब इधर सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे हाई कोर्ट्स, इनके पास भी अपनी अपनी कमेटियां होती हैं। ये वाली कमेटी, लीगल सर्विस कमेटी, ये देखती, ये इस कमेटी में, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी अंदर की कमेटी है एक, ये और ऐसे हाई कोर्ट्स की अपनी अपनी कमेटियां हैं। अब इन कमेटियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप ये भी देखना कि आपके यहां जो इन जगहों से जो केस आ रहे हैं, तो क्या इन केसेस की भरपाई हो पा रही है कि नहीं, इन केसेस की सुनवाई हो पा रही है कि नहीं, इन केसेस का जजमेंट जो जा रहा है, जो फैसला जा रहा है, वो सब ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। तो टू टेक रिकॉर्ड्स, यहां पे ये बताएंगे कि ये सारी कमेटियां टू टेक रिकॉर्ड्स और साथ में फर्निश रिपोर्ट्स एंड फर्निश रिपोर्ट्स। तो अच्छा ठीक है, इनकी रिपोर्टों से होगा क्या? इनकी रिपोर्टों से ये पता चलेगा कि हर स्टेट में और पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी जो कमेटी है, कि यहां पे जो ऐसे वाले केस जा रहे हैं जो 39A को फुलफिल करवाने के लिए आए हैं, मतलब कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जिन लोगों को मिल रही हो, वो यहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो उसका खाता ब्यौरा कुछ है कि नहीं, कच्चा चट्टा, ठीक है, ये रखते हैं उसकी अपनी जानकारी। फिर हमने कहा अब नालसा को आगे चलवाओ। नालसा का क्या काम है? तो नालसा नीतियां बनवा रही है, सारे प्रिंसिपल, वो सिद्धांत, सारे दिशा निर्देश सब कुछ देगी कि कैसे देश में अपने पूरे फ्रेम्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम अपनी सारी फॉर द ये जितने सारे स्टेट्स हैं, इनके सबके सालसाओं के लिए ये बताएंगे कि एक नालसा बैठी है दिल्ली में, अब ये देश के लिए है। इसके बाद नीचे चलो सारे 2800 राज्यों में, इन राज्यों में जो अपनी अपनी सालसाएं हैं, सालसा एक्चुअली है क्या, नालसा एक्चुअली है क्या? तो नालसा में बस कुल मिला के कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो एक्स जजेस होंगे, जस्टिस होंगे, या उसमें और ऐसे टेक्निकल पर्सन होंगे जो एक अथॉरिटी बना रहे हैं। जैसे आपने सुनी होगी विकास प्राधिकरण शहरों में होते हैं, तो अब ये क्या है? ये लोगों का एक ग्रुप ही तो है जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजें,
वो भी अथॉरिटी है। जैसे कानपुर विकास अथॉरिटी, तो केडीए बोलते हैं उसको। आगरा आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडीए बोलते हैं उसे। ऐसे कर करके ये क्या हुए, ये हुए वो जगह हैं, ये होते हैं वो जगह हैं जो कंट्रोल करती हैं उस जिले में कैसे कैसे काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही नालसा है। नालसा में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। अब यहां पे जो लोग होंगे, ये पूरे देश में जितनी भरी हमारी सालसाएं हैं सारे स्टेट्स में, उनके लिए बता रहे हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी है, आपको ये दिशा निर्देश है आपके लिए कि आप अगर इनको फॉलो कर लोगे तो आप अच्छा खासा अपना इफेक्टिव अपना इकोनॉमिकल स्कीम अपने तैयार कर लोगे सारी सालसाओं के लिए, और गरीबों को न्याय मिल जाएगा। बस यहां बात करेंगे हम टू इंप्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक बात है। अब यहां पे जो सालसा है, टालसा है, ये सारों को हमने बोला गया कि अब तुम शुरू करो अपने काम। कैसे कैसे? टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन रूरल एरियाज। ऐसे आप अपने कैंप लगाओ। कैंप आयोजन होते हैं ना, जैसे कैंप ऑफिस कहते हैं। कई एमपीज क्या करते हैं, अपने निवास पे कैंप कार्यालय बनवाते हैं, तो उसे कैंप ऑफिस कहते हैं। ऐसे ही कई आपके फ्यूचर में आपके साथ होगा कि आप जिलाधिकारी हो, आपको अपने निवास पे ही अपने ऐसे कैंप कार्यालय बनवाना पड़ेगा जहां पे आप जनता की सुनवाई करोगे बुला बुला के। तो ऐसे कैंपेन चलवाएंगे, ऐसे ऐसे कई सारे आह्वान करवाएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे कि भैया बात समझो, आपके पास अधिकार है, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये क्या हुआ यहां से हमारा चैप्टर खुलना शुरू हुआ कि अगर लोक अदालत हुई तो उससे क्या होगा कि जितने जो आपस में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लोगों में, उनका सेटलमेंट हो जाएगा, और ये जो फैसला देंगे वो मानना पड़ेगा बस। ठीक है, ये क्या हुआ, तो फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस होगी वीकर सेक्शन की। इससे कैसे कैसे ये हो पाएगी, मतलब क्या कहां बचा पाएंगे हम? ऐसे बचाएंगे, नो कोर्ट फीस, नो प्रोसेस फीस, इसके बाद नो चार्जेस, कोई भी एटसेट्रा इधर उधर के जो जितने छोटे मोटे चार्जेस होते हैं सब बंद, कोई चीज की नहीं, चार्जेस नहीं। और लॉयर विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉयर पैसा नहीं लेगा, मतलब उस विक्टिम से नहीं लेगा, उस डिस्प्यूट वाले प्राणी से नहीं लेगा, अपनी तनख्वाह लेगा जो उसको सरकार दे रही होगी, सरकारी वकील हो कोई और हो। ठीक है, या ये और भी काम करेंगे, कई सारे कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कई सारे जो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो भिजवाने पड़ते हैं, मंगवाने पड़ते हैं, वो सालसाएं, टालसाएं, डालसाएं, ये सब की सब अपना काम करती रहेंगी। और जो वीकर सेक्शन है उसको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इधर से उधर, उसके बचाव के लिए यहां पे सारे प्रावधान है। ठीक है, अब ये सब कहां से आ रहा है? ये एलएसए एक्ट से आ रहा है। एलएसए एक्ट में बोला था कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम वीकर सेक्शंस को, या जो लोग अनअवेयर हैं, जो लोग डिटेन्ड कस्टडी में हैं, तो हम उनको लीगल सर्विस मुहैया कराएंगे फ्री में। अब वो लीगल सर्विस सारी की सारी होगी फ्री में, ये जरूरी है। ठीक है, ये करवा दिया गया, ये बहुत अच्छा है। फिर हमने कहा कौन कौन लोग, तो हम बोलेंगे औरतें और बच्चे, ठीक बात है, इन्हें होना भी चाहिए। फिर हम बोलेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऐसे मेंबर्स, हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिनका शोषण होता है, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और दिहाड़ी मिल रही है 300 रुपए, ये शोषण है, ये अननेचुरल है, ये इनह्यूमेन है। ठीक है, फिर विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यहां पे एटसेट्रा नहीं लिखा है। अगर एटसेट्रा होता तो और भी कोई एक्ट ऑफ गॉड को इसमें काउंट कर सकते थे, पर नहीं लिखा है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, अभी यहां पे चलो सुनामी अलग से मेंशन नहीं है, पर सुनामी इज अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक प्लस फ्लड कंबाइंड, तो ठीक है, वो काउंट हो जाएगा। इसमें कोई और ड्रॉट है, अभी इस समय दिल्ली नोएडा में इतना स्मॉग चल रहा है, इतना फॉग चल रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ये देखो, अब होने को तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और मास लेवल पे है, तो अभी इसमें यहां पे हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को यहां पे हमने ऐसे नहीं लिखा है कि हाँ जो दिल्ली और एनसीआर में जो स्मॉग चल रहा है ये एक ऐसी इतनी बड़ी आपदा है कि इनको भी हम ये देना शुरू कर दें। ठीक, हो सकता है अभी अमेंडमेंट आ जाए, बाद में इसमें लिख देंगे। ठीक, हम आगे चले। हमने कहा वैसे लोग जो दिव्यांग हैं, जो कहीं आ जा वैसे भी नहीं सकते, जिन्हें बहुत दिक्कत वैसी ही होती है समाज में। फिर पर्सन्स इन कस्टडी, जो भी कस्टडी में है किसी भी बात पे, कस्टडी कौन सी? कस्टडी पुलिस की या न्यायिक कस्टडी, दो तरह की होती है। पुलिस कस्टडी होती है, इसके अलावा होती है जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि ऐसे लोग जिनकी एनुअल आय, एनुअल इनकम 1 लाख से ऊपर ना हो। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है तो हम उसके लिए होता है 5 लाख। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में आपका केस पहुंच रहा है, वहां पे जाके आपको बातें करवानी है, तो आपकी इनकम वहां 5 लाख मान ली जाएगी, 5 लाख से कम हो बस। बाकी हर जगह आपको 1 लाख से कम वाले लोग ही यहां पे आ पाएंगे। फिर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और बेगार, जो लोग इंडेंचर्ड सर्विट्यूड, जो लोग जिसे कहते हैं
गिरमिटिया मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, नेपाल से जिन लोगों की स्मगलिंग होती है इंडिया में, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या म्यांमार से, थाईलैंड से, जो ऐसे तस्करी में पकड़े जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एबॉलिश्ड है, एबोरेंट क्राइम है, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो विक्टिम है इस एकदम ऐसे अपराध के, जो बिल्कुल जिसकी मतलब घृणा होती है, तो इन तरह के अपराधों के विक्टिम्स को हमने दी मुहैया दी ये सब चीजें। फिर लोक अदालत यहां से बननी शुरू हुई। लोक अदालत कैसे? लोक अदालत माने मुश्किल से मुश्किल, बहुत अगर मीठे शब्दों में समझेंगे, पीपल्स कोर्ट, लोगों की कोर्ट। ये गांधीयन आइडियोलॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बहुत बार बोला है कि देखो, जो लोक अदालत है ये बहुत अच्छी चीज है। लोक अदालत इज ए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये कई सारे एडीआर के अंदर आता है। एडीआर क्या होते हैं? एडीआर माने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, एडीआर मैकेनिज्म या सेटलमेंट, कुछ भी कह लो उसको। तो एडीआर में कई सारे मैकेनिज्म होते हैं। क्या होता है? सबसे पहला तो एक तो देखो लोक अदालत भी है, ठीक है, फिर आता है मीडिएशन भी आता है, फिर आर्बिट्रेशन भी आता है, फिर ऐसे कई सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारे ऑल्टरनेटिव हैं टू नॉर्मल जुडिशियल रास्ता। जो नॉर्मल जुडिशियल रास्ता है कि साहब जाएंगे, कोर्ट कचहरी होगी, फिर फैसला देंगे जज साहब, फिर अपील जाएगी, फिर ऊपर फैसला देंगे जज साहब, फिर और अपील जाएगी, ये एक तरीका है। एक तरीका है ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव एडीआर मेथड्स में एक मेथड है लोक अदालत, बाकी और मेथड है, मीडिएशन भी है, आर्बिट्रेशन भी है, कंसिलिएशन भी है, सब चीज है, ठीक है। तो लोक अदालत इज ए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वेयर, जहां पे क्या होगा, केसेस या डिस्प्यूट जो होंगे जो ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है, विच आर पेंडिंग इन अ कोर्ट और इन प्री लिटिगेशन स्टेज, तो इन केसेस को सुलझाया जाता है और कॉम्प्रोमाइज और सेटल्ड थ्रू कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। अच्छा, ठीक है, अलग अलग वर्ड आ गए। फिर हम बोलेंगे कंसिलिएशन माने क्या हुआ कि दोनों लोग बैठे, जिन जिन लोगों में झगड़ा था, अब एक केस लेते हैं, चलो अब मैं ही अपराधी हूं, ठीक है, अब मेरे ही साथ केस चलेगा, और क्या होगा कि मैंने किसी से पैसा लिया, पैसा उसको नहीं दिया, ठीक है। अब जब मैंने उससे पैसा नहीं दिया, उसको कहेगा मैं तो केस करूंगा, मैं करो, चलो कर लेते हैं। फिर केस हुआ, केस गया कोर्ट में, ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग था, या अभी केस बनना नहीं शुरू हुआ था, अभी तो पुलिस उस पर छानबीन कर रही थी, अभी तो डिस्कवरी वाला सेक्शन चल रहे थे कि मुझसे डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं, उससे डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं, तो अभी तो हम वहां हैं, अभी केस पूरी तरीके से, अभी तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, केस पूरी तरीके से अभी कोर्ट रूम में नहीं है, जज साहब के चेंबर में अभी केस पहुंचा नहीं है, अभी उसके पहले ही है, बाकी सारी पहले प्रोसेस तो हो जाए, डॉक्यूमेंट सारे आ जाए सबके सब जगहों से, ठीक है। तो इन दोनों जगहों के केसेस, चाहे ऑलरेडी कोर्ट में चल चुका हो केस, भाई रेडी है, चल रहा है, पेंडिंग खूब हो रही है उस पर, तो ऐसे लोग यहाँ पे कंसिलिएशन कर सकते हैं। कंसिलिएशन माने समझौता करना, आराम से मिल बांट के बैठ के बोलना कि अब खत्म करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि लोक अदालत ऐसे मौके देती है, ऐसे माहौल बना के देती है जहां पे नेगोशिएशन हो सकती है। मैंने किसी से पैसे लिए हैं, मान लो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, और मैंने लेके खा गया पैसे को, मैं बैठ गया, मैं उसको लौटाने जा ही नहीं रहा, ठीक है। फिर जिसने कहा कि भाई पैसे, मैं कहूंगा गए, तो अब वो बोलेगा अरे पैसे, वो मैं कहूंगा गए, फिर वो कहेगा मैं केस कर दूंगा, मैंने करो। फिर अगर केस लोक अदालत में आ गया, यहां पे हम दोनों बैठेंगे और मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, 50,000 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे दूंगा। कहेगा 50,000 के तुम 15 लौटाओगे, तो मैं कहूंगा अच्छा चलो 25,000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। फिर वो बोलेगा चलो कुछ नहीं से कुछ सही, वापस कुछ तो आया, तो यानी दोनों लोगों ने समझौता कर लिया, नेगोशिएशन हो गया। अब यहां पे मीडिएशन क्या है? मीडिएशन मतलब मध्यस्थता करवाना, आपस में बैठ के दोनों की, जैसे कहते हैं ना बीच का बंदर, बीच का मामा, तो ये वहां है। लोक अदालत एक्ट एज मीडिएटर टू असिस्ट इन ये जितने हमारे पार्टीज होती हैं जो अपने आपस में लड़ाई झगड़े कर रही हैं, उनके बीच में समझौता करवाने के लिए ये मध्यस्थता करवाते हैं। बोलते हैं अच्छा एक काम करो, तुम अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो तुम अपनी एक सोने की इनको एक कंगन दे दो, ऐसा हो जाएगा। मैं कहूँगा अरे मैं कैसे दूंगा, तो वो ये बोलेंगे देना पड़ेगा, तुम पैसे लिए थे यार, पैसा अब तो लौटाओगे नहीं क्या? तो ऐसे कुछ ना कुछ इनको मध्यस्थता करवानी पड़ेगी और समझौता करवाना पड़ेगा, ठीक बात है। अब देयर आर नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन फॉर प्रोसीजरल लॉज, इनके ऊपर सीपीसी, ये सब एविडेंस एक्ट, ये सारे एविडेंस एक्ट, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा है, एविडेंस एक्ट या सीपीसी की धाराएं इनके ऊपर ज्यादा लगती नहीं है, ये इनफॉर्मल बहुत स्पीडी तरीके से काम चला लेते हैं अपना, और अपना चल जाता है काम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द क्विक डिस्पोजल ऑफ द केसेस, हो जाता है इनके, ठीक है। देयर इज नो कोर्ट फी, कोई कोर्ट फीस नहीं है, और अगर कोई कोर्ट फीस लगी भी होगी
तब वो अमाउंट जो पहले किसी और कोर्ट में पेमेंट हो गया है और वो केस फिर यहां लोक अदालत में आ गया है, तो वो पुराने कोर्ट का जो फीस जितनी भी चली होगी, जो उस पार्टी ने दी होगी केस लड़वाने के लिए, उस पार्टी को कोर्ट से रिफंड करा के दी जाएगी, अगर केस लोक अदालत में सॉल्व हो गया तो। ठीक है, ये हुआ कि लोक अदालत में खुद तो पैसा अपना लगेगा भी नहीं, पर ऑलरेडी अगर जिस कहीं से अगर पेंडिंग केस आया इनके पास, लोक अदालत के पास, और लोक अदालत ने सुलझा दिया उस केस को, तो वहां जो पेंडिंग केस था उस कोर्ट ने जो कोई फीस वीस चार्ज की होगी, जो भी कुछ लिया होगा, वो लौटा दिया जाएगा कि देखो हमने केस सॉल्व करवाया। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अच्छी बात है, ये तो बहुत सही चीज है। फिर हमने कहा देखो लोक अदालत का पहले हमें बताओ ये कहाँ क्या है, इनके बारे में कहाँ जन्म हुआ इनका। फिर लोक अदालत आर बेस्ड ऑन अगेन गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी कहते थे यही कि भाई मेरा भारत गांव में बसता है। उनका एक ही सिद्धांत था कि मैं नहीं ये इतने बड़े बड़े शहर, मैं जनहित के साथ हूं, मैं एकदम मतलब मैं तो हरिजनों के साथ हूं, मैं तो हर जगह, मैं तो हर एक ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं मैं उनके साथ जी रहा हूं। ठीक है, अच्छा। फिर गांधी जी ने कहा ऐसे ही लोक अदालत भी होने चाहिए, पंचायतें भी होनी चाहिए लोकल लेवल पे, ताकि लोग अपने आप ही अपनी चीजों को सॉल्यूशन करवाना शुरू कर। ठीक है, फिर अब ये अभी तक हमारे समाज में दिखते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। फिर 82 में पहली बार गुजरात से शुरू हुआ ये काम। गुजरात में कई लोगों ने लेन देन में कुछ ना कुछ हुई होगी, हेरा फेरी हुई होगी, केसेस वेसेस हुए होंगे। फिर लोक अदालत ने तुरंत खटाक खटाक फैसले देने शुरू कर दिए। ये चीज बाकी सारे स्टेट्स में लागू करवानी शुरू करी गई, बड़ा अच्छा लगा। फिर इसकी डिमांड जो है बढ़ने लग गई, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। लोगों ने कहा ये बढ़िया चीज है, डिमांड रेज्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन। अब लोगों ने कहा अगर ये इतना इनफॉर्मली काम कर रहे थे लेकिन समझौता हो रहा था, लोग खुश भी थे, तो यानी अगर ये इतना काम कर रहे हैं दैट मीन्स इनको लॉ की ताकत दो, इनको संवैधानिक ताकतें दो, इनको ऐसी ताकतें दो जिसकी बदौलत इनके पास अथॉरिटी हो। फिर हमने बोला अगर अथॉरिटी आपको चाहिए तो उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा फिर एक्ट पे। एक्ट हमने फिर बनवाया। हमने कहा एक्ट बनने से क्या होगा, एक्ट बनने से इन लोक अदालतों को एक स्टैट्यूटरी पावर मिल जाएगी, एक संवैधानिक, एक कानूनी पावर मिल जाएगी कि हाँ अभी एक्चुअल में कोई बॉडी है और ये काम कर रही है। फिर एलएसए ने हमारा बनवाया नालसा। नालसा के आगे काम छोड़ दिया कि अब नालसा जाने आगे। नालसा ने बोला कि अभी तो आगे बहुत काम है, अभी तो हमें बहुत चीजें करनी है। फिर लोक अदालत कैसे बनाई जाएगी, कहां बनाई जाएगी, जितने भी ये हमारे सालसा डालसा जितने या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी हो, ये सब की सब ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी होंगी। इन ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज के यहां ये पावर दी जाएगी कि आपके ऊपर है आप कब अपनी लोक अदालत कन्वीन करवाना चाह रहे हो। अच्छा, ये क्या हुआ, हमने बोला कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जो लीगल सर्विस प्राधिकरण हैं, अधिकरण हैं, ये अधिकरण क्या करेंगे, ये प्राधिकरण जो अथॉरिटी होती हैं, ये अथॉरिटीज के पास पावर है कि ये बैठेंगे, अब ये बोलेंगे कि मेरे पास 2000 केसेस हैं एक तरह के, इन केसेस को मैं बनाऊंगा अब एक लोक अदालत, और ये लोक अदालतें इस 2000 केसों को सुलझा देगी फटाक से, मेरा काम फटाक से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट भी हो, ताल्लुक लेवल पे हो, यहां हर पूरे सारी जो हमने पीछे देखी थी चारों पांचों, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक और इधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अपनी अपनी कमेटियां, तो ये सब की सब इनके पास पावर है कि ये कब चाहते हैं, कहां चाहते हैं अपने लोक अदालत कन्वीन करवा लें, बनवा लें, बिठवा लें, जजों को बिठा के जज होने चाहिए। अब दे में ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट सच प्लेस, एट सच इंटरवल, एट सच टाइम, जहां पे उनकी रजामंदी हो, जहां पे उनका वो कंफर्टेबल हो। ठीक बात है, फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुरिस्डिक्शन एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंक्स फिट, कि अब इनकी सॉरी, अब जो भी लोक अदालत बनवा रही है, जो भी एजेंसी, तो इस एजेंसी के पास ये अथॉरिटी है कि मैं कितने सर्विंग जजेस को बिठाऊंगा या रिटायर्ड जजेस को उठा के बुलवाऊंगा, कि किसी को भी उठा के बुलवाता हूं, और ऐसे टेक्निकल पर्सन भी होने चाहिए इसमें जो ये चीज समझे, कई सारे जैसे ट्राइब्यूनल में होते हैं। तो अब एक लोक अदालत में एक तो जुडिशियल ऑफिसर होंगे एज अ चेयरमैन, ठीक बात है, फिर एक लॉयर होंगे और एक सोशल वर्कर होंगे एज अ मेंबर, जो ये देख रहे हैं, जो जनहित में रहते हुए, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो, चाहे कोई और केस में वो उन्होंने अपना जीवन में उन्होंने बहुत काम किया हो। जैसे अभी आजकल एक नई मांग उठी है कि एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर मेन, ये और एक नया मांग उठी है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इस पे। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं,
जो ऐसे लोगों के ऊपर काम, ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो प्रताड़ित हैं, खास करके आदमी लोग, मर्द लोग। तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई, देखो एनसीडब्ल्यू तो है ही, हमें तो पता है एनसीडब्ल्यू ऑलरेडी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो महिलाओं के लिए काम करती, लेकिन मर्दों के लिए काम करने वाली ऐसी कोई बॉडी है नहीं। एनसीडब्ल्यू क्या क्या करती है, जहां जहां पे किसी महिला के साथ कोई भी शोषण हुआ है, कोई भी अत्याचार हुआ है, कोई अपराध हुआ है उनके खिलाफ, एनसीडब्ल्यू केस लड़वाती है उनका। ऐसे ही एनसीएम की एक मांग हो रही है कि एक एनसीएम भी हो, क्योंकि कई सारे ऐसे मर्द हैं, ऐसे लोग हैं, आदमी लोग जो झूठे केसों में फंसे हुए हैं। अब उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, क्योंकि हमारे कानून जो है अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो महिलाओं की तरफ टिल्टेड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन रहा है, और समाज में या इस देश में या मैं कहूं इस धरती पे ऐसा कभी कोई मौका नहीं रहा है, कोई ऐसी प्लेस नहीं रही है जहां पे महिलाओं का शोषण ना हुआ हो। हमेशा हुआ है, हर समय हुआ है, हर जगह हुआ है, और महिलाओं का शोषण हमेशा से ही होता रहा, क्योंकि उनको फिजिकली उनको कमजोर माना गया, उनको उतना एकेडमिक नहीं माना गया। इसलिए अब जाके हमारे जो कानून बने हैं, दीज जो लॉज हैं, दीज लॉज आर टिल्टेड टुवर्ड्स आवर विमेन मोर, बट देर आर ऑफ कोर्स सम हेयर इन द सूप, जो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन कानूनों का गलत फायदा उठाते हैं, और इन गलत फायदा उठा के कई ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल 30-30 साल इसमें कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, जेलों में बंद हैं, फर्जी केस में है तो है, ठीक है। तो ऐसे लोग, अब ऐसे भी लोग हैं, इनकी अपनी मांग है तो ऐसे सोशल वर्कर जो ऐसे केस समझते हैं, इस चेयरमैन के साथ बैठ के, एक लॉयर भी होगा उसमें, तो ये लोग बैठ के फिर फैसला, ये लोग बैठ के विचार भी कर सकते हैं, सब बातें कर सकते हैं कि सर कैसे करवाना है काम, क्या करवाना है काम। अब एनसीएम की मांग अलग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, पर वो केस दोबारा जा रहा है, ठीक है, वो अलग करंट अफेयर हमारा फॉलो होता रहेगा। अब यहां पे लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या है, तो ये जुरिस्डिक्शन इनका बड़ा तो है, कितना बड़ा है, अब ये ऐसे सिविल केसेस उठा सकते हैं, ऐसे रेवेन्यू कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल, ये वाले जो केस होते हैं जो यहां पे चलते हैं वो ये उठा सकते हैं। हाँ, ये क्रिमिनल केस नहीं उठा सकते हैं, और ये उठा भी सकते हैं तो ये तब उठा सकते हैं जब कोई अपराध कंपाउंडेबल हो। ये क्या हुआ सर, दो नए वर्ड फिर आ गए, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। मैं बोल रहा हूं खास करके लोक अदालतें मैटर सुनती हैं सिविल वाले, रेवेन्यू वाले, पैसे वाले, या ट्राइब्यूनल्स वाले, या कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई अपना मैटर चल रहा है, या इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, वर्कर का यूनियन अगेंस्ट द मैनेजमेंट, इनका खूब आपस में झगड़ा चल रहा है, वो हो सकता है। अब ये क्रिमिनल केस नहीं उठा सकते, क्रिमिनल केस माने वही फौजदारी वाले मुकदमे जो 308, 302, 304, 375, 376 ये वाले जो मुकदमे होते हैं। अब ये मुकदमे वो क्रिमिनल केसेस हैं, अब ये अपने क्रिमिनल केसेस उठा सकते हैं बस अगर वो कंपाउंडेबल हो। ये क्या हुआ, कंपाउंडेबल केस वो होंगे जिसमें कि सेटलमेंट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे आपने यूएस में सुना होगा कि यूएस में क्या होता है, फिल्मों में कई लोग बोलते हैं, पुलिस या वकील लोग बोलते हैं कि हाँ ही इज प्रेसिंग चार्जेस अगेंस्ट यू, दैट प्राइवेट इंडिविजुअल इज गोइंग टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट यू, आपके ऊपर वो चार्जेस लगाने वाला है, वो जो आपके जो खिलाफ पार्टी है, पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। वहां पे इंडिविजुअल के ऊपर पावर बहुत है कि वो चाहे तो तब इनके ऊपर केस करेगा किसी और के ऊपर, ठीक है। हमारे यहां हम बोलते हैं कि देखो ये तो चीज हमारे यहां नहीं हो सकती, पुलिस के ऊपर है, कोर्ट कचहरी के ऊपर है, केस पे कितनी ज्यादा सिवियरिटी बनानी है नहीं बनानी है, ठीक है। अब ऐसा कोई मामला है, मान लो मैं हूं, अब मैं और मेरी बीवी, अब मेरी बीवी और मैं, हमारे बीच में झगड़ा हुआ, हमारे झगड़ा ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग अलग होने को तैयार हो गए, और अलग होने को तैयार हुए, हमने कहा चलो ठीक है अब अलग हो जाते हैं, लेकिन हम गए आगे कोर्ट में, हमने कहा सर हमें अलग अलग होना है। कोर्ट कहेगी क्यों अलग होना है, मैं कहूंगा देखो मेरे पास प्रूफ है कि मेरी वाइफ जो है चीटिंग कर रही है, वो कहेंगे सोच लो ये प्रूफ नहीं है, ये एक्चुअल में प्रूफ नहीं है जो आप दिखा रहे हो, आपको लग रहा है। फिर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है मैं सेटलमेंट करना चाह रहा हूं। अब अगर मैंने सेटलमेंट कर लिया, दैट मीन्स वो जो ऑफेंस था एडल्ट्री वाला, वो ऑफेंस वॉज कंपाउंडेबल, वो ऑफेंस वॉज कंपाउंडेबल, कि मैंने उसको कंपाउंड कर लिया, मैंने उसको खत्म कर दिया, मैं उस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा, ठीक है। अभी हाल में एक शख्स है जो बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे, जो फैमिली कोर्ट में गाना गा रहे थे अपनी वाइफ को ऐसे मनाने के लिए, और उनको मतलब डिवोर्स के लिए वो आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने गाना गाया और उनकी वीडियो बहुत वायरल भी हो गई। तो ऐसे केस क्या हो रहा है, मतलब ये सेटल हो रहे हैं कोर्ट कचहरी के सामने। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोर्ट कचहरी कह रही है नहीं नहीं अब तो केस में हम लड़ेंगे, हमारे सामने आ गया अब तो हम लड़के ही मानेंगे, नहीं। आपको अगर कंपाउंड कराना है, कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं, कोई छोटी थेफ्ट, पेटी थेफ्ट, तो ऐसे केस क्या होंगे, अगर आपको
अपने रजामंदी करनी है कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिमिनल नेचर का केस था, एडल्ट्री जो था वो भी क्रिमिनल नेचर का केस है, पर अगर आप उसको सेटलमेंट चाह रहे हो, अगर आपको इतनी भी आप में दम नहीं है उस केस को लड़वाने के लिए, सेटल कर लो, ठीक है। ये वाले केस फिर यहां जा सकते हैं। पर जो नॉन कंपाउंडेबल केस है, जो आपराधिक नेचर के केस हैं, जिसका कि नेचर बहुत ही ग्रेव है, मतलब ग्रेव नेचर के, यहां तो भैया अपराध हो गई, यहां तो अपराध हुआ ही हुआ है, और ये जो नेचर है इसको हम, जिसने अपराध किया है, हम उसको स्कॉट फ्री छोड़ नहीं सकते, उसको हम जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि जिसने अपराध किया है वो बहुत ही ग्रेव नेचर का अपराध है। फिर ये वाला केस नहीं जाएगा लोक अदालत में, ये वाला केस जाएगा पेटी थेफ्ट होगा, कोई अपना एडल्ट्री का कोई केस होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब सारे केस मैं अपने ऊपर लेके बताऊंगा, आगे भी सारे केस मुझ पर ही चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोक अदालत इनके पास केस आएंगे या तो जो कोर्ट में चल रहे हैं, या फिर वो केस जो अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में है। अभी मैंने बताया था आपको, तो पेंडिंग के तो जो कोर्ट में पेंडिंग केस होते हैं वो तो ये वाले हैं। अब जो केसेस कोर्ट में चल रहे थे ऑलरेडी, वो अगर ट्रांसफर हो गए लोक अदालत में, कैसे हुए हैं? वो हुए हैं अगर पार्टियों ने एग्री कर लिया दोनों ने कि साहब हम ये केस को यहाँ इस कोर्ट में लंबा खींचेगा, अभी ऊपर जाएगा, हम दोनों चाहते हैं कि जज साहब इस केस को प्लीज भेज दो लोक अदालत में, ठीक है। दोनों पार्टीज हैव एग्रीड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू लोक अदालत, ठीक है। अब वन ऑफ द पार्टीज मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, दो में से एक ने तो बोल दिया कि सर हम चाह रहे लोक अदालत में भेज दो। लोक अदालत पूछेगी कि क्या चाहोगे, जो दूसरी पार्टी से तुम चाहोगे? इन्होंने कहा चाहते तो नहीं है, पर अगर चलो लोक अदालत में चले जाए, जल्दी हो जाए फैसला, ज्यादा अच्छा, ठीक है, तो ये भेज सकते हैं वहां भी। तीसरा, कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट को समझ में आ गया है कि भाई अगर ये केस चला जाए लोक अदालत में तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा। इसके अलावा बर्डन तो कम होगा ही होगा, साथ में ये लोक अदालत कैन टेक कॉग्निजेंस ऑल्सो इफ द मैटर इज एप्रोप्रिएट इनफ टू बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय द लोक अदालत, कि लोक अदालत में चले जाना चाहिए ये मैटर। अगर कोर्ट खुद से सेटिस्फाइड है, कोर्ट ने कह दिया जाओ दोनों के दोनों वहां पे, इतना लंबा चौड़ा वहां पे समय नहीं है, जाओ वहां, हो जाएगा सॉल्व। दूसरा, वो वाले केस जो अभी शुरू नहीं हुए कोर्ट कचहरी में, कैसे? इफ एनी वन ऑफ द पार्टीज मेक एन एप्लीकेशन टू द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग द लोक अदालत, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की अपनी लीगल सर्विस कमेटीज, या हमारे जितने सारे कोर्ट्स में और सारे होते हैं, कॉमर्स एपेलेट डिवीजन होती है कोर्ट की, ये सब होती है। अगर उनको जाके बोल दिया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारा केस यहाँ शुरू ही मत करो, 1 महीने में हमारा सेटलमेंट हो जाएगा अगर हम लोक अदालत में चले जाए, तो उनको जाओ, फिर अभी जाओ, रुको मत। फिर चौथा इनका पॉइंट आएगा, इनका और क्या फीचर है लोक अदालत का, कि इनके पास दे हैव द पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट इन फ्रंट ऑफ इट। जो इनके पास फैसला आया, जैसा भी आया, अब ये जाने, इनका काम जाने, लोक अदालत जानेगा। और कैसे चलेगा, कौन सुनवाई किसकी पहले करेंगे, ये किसकी सुनवाई बाद में करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट को मानेंगे नहीं मानेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप तय करेंगे, अपना जाने। फिर ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ लोक अदालत विल बी डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि ये जितनी इनकी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई मानी जाएगी, वो न्यायिक कार्रवाई है। अब ये अगर ये न्यायिक कार्रवाई है, दैट मीन्स विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी 1860, एंड एवरी लोक अदालत विल बी डीम्ड एज सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी 1973। इनकी हर हरकत मानी जाएगी कि जुडिशियल हरकत है, क्योंकि जज साहब ने बैठ के उसमें फैसला दिया, ठीक है। अब अगर इनकी न्यायिक हरकत है ये, न्यायिक कार्रवाई है ये, दैट मीन्स वो आईपीसी 1860 की डेफिनेशन में वो कोर्ट में भी है, और वो सीआरपीसी 1973 के पर्पस के लिए वो एक सिविल कोर्ट है ही है। बस ये बोला गया। हमने बोला कि सर ये जो एलएसए एक्ट है, अब इसने कुल मिला के ये बोल दिया हमको कि जो लोक अदालत का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लोक अदालत ने अगर फैसला दे दिया तो पार्टीज को मानना पड़ेगा, एंड इट इज नॉन अपीलेबल। ये क्या बात हुई सर, मतलब लोक अदालत इतनी बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट है वो? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखो, अगर लोक अदालत में केस आया है, वो पहली बात तो आया क्यों है, अगर ये कोर्ट है और यहां पे एक जज साहब बैठे थे, ये दोनों पार्टी हैं एक्स और वाई, अब ये दोनों पार्टियों को बोला गया कि तुम जाओ यहां पे, चलो यहां गए, ये गए यहां पे लोक अदालत में, यहां पे भी खड़े हैं ये, अब यहां पे ये लोक अदालत के जज बैठे हैं, जज और इनके साथ और दूसरे मेंबर। अब अगर इन्होंने फैसला दे दिया, ये फैसला अब माना जाएगा, इस फैसले के खिलाफ अब अपील नहीं होगी, हो गई, जहां अपील जाते यहां से चले जाते, ऊपर चलते जाते, कोई बात नहीं। आप लोक अदालत में आए ही इसलिए हो ताकि आपका आपस में सेटलमेंट हो सके, ठीक है। अब अगर जितनी पार्टीज हैं जो केस लड़ रही है, एक्स वाई जेड वाई ए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड इट्स डिक्री शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, और यहां पे सीपीसी के तहत इट इज नॉन अपीलेबल। पर अगर दोनों पार्टियां नहीं मानने को तैयार हैं, तब क्या तब भी अपील नहीं होगी क्या? कुल मिला के ये है,
ये पहली बात तो फैसला तब देंगे जब दोनों पार्टियों की सहमति हो, ठीक है, वरना इनका फैसला है ही नहीं तब तक। ये क्या कर रहे हैं, ये मीडिएशन कर रहे हैं, ये आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, ये समझौता करवा रहे हैं, ये डिस्प्यूट सेटल करवा रहे हैं, सेटलमेंट चल रहा है यहाँ पे। और सेटलमेंट तब ही होगा जब दोनों पार्टी एग्री कर चुकी हो। अगर ये एग्री नहीं कर रहे हैं तब तक फैसला आया ही नहीं है, बस ये मानो। तब भी मान लेते हैं कि फैसला आ गया, तब भी ये नाखुश है। अब यहां पे इन दिस केस लोक अदालत रेफर्स द केस टू द कोर्ट और पार्टीज आर आस्क्ड टू सीक रेमेडी इन कोर्ट, कि जाओ वापस, जहां आपको जाना था वहीं जाओ, जहां से आप आए थे। हमसे तो आप सुलह करवाने हमारे आए थे, आपने नहीं मानी सुलह। आपको अगर जाना वापस जाओ, अपने कोर्ट कचहरी में लगाते रहो चक्का, ठीक है। यहां पे आपको फैसला मिल रहा था, यहां पे आपको जल्दी न्याय मिल रहा था, पर आपने उसको छोड़ दिया, आप उसको नहीं मानना चाह रहे हो। लोक अदालत कैन नॉट डिलीवर अ वर्डिक्ट इन दिस केस। अगर ये रेडी नहीं है, दोनों पार्टियां एक्स और वाई एकदम ऐसे अड़ गए, 36 का आंकड़ा हो गया कि नहीं ही मानेंगे, फिर लोग कहेंगे आए क्यों थे, हम बेवकूफ बैठे हैं, काम नहीं है क्या हमारे पास। और अब ये तब कहेंगे कि हम ऐसा फैसला देंगे ही नहीं, हम फैसला तब देते जब आप गुंजाइश थी कि आप लोग दोनों अपने मिल बांट के अपना फैसला करते, पर आपने क्योंकि नहीं किया, अड़े पड़े हो दोनों के दोनों, तो फिर आप जाओ लड़ो जाके केस में और अपने कोर्ट में और लड़ते रहो, ठीक है। एक चीज और, जब हम देखेंगे कि लोक अदालतें हमने बनाई तो कैसी कैसी बनी, हमारे सामने बनी एक तो नेशनल लोक अदालत, एक स्टेट लोक अदालत और एक परमानेंट लोक अदालत। नेशनल सेट समझ में उतार लग गया ये क्या क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो नेशनल वाली ये देश भर में बहुत जगह होती है एक साथ, ठीक है। अब दे आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स वेयर ऑन अ सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। कई कई बार होती है, महीने में एक बार कभी कभी हो जाती है। तो यहां पे इन ऑल द कोर्ट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टिल द ताल्लुक लेवल, ऊपर से लेके नीचे तक हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक बिल्कुल मुंसिफ अदालत तक, ताल्लुक कोर्ट तक, वहां तक जाते जाते भी यहां पे केसेस आर डिस्पोज्ड इन अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज नंबर से इनका समझौता हो जाता है केसों का, कि उठाओ सॉल्व करो, उठाओ सॉल्व करो, उठाओ सॉल्व करो। एआई की मदद ले लो, इंटेलिजेंस की मदद ले लो, और ज्यादा एजेंसी को बुला बुला के बैठ के बात कराओ, लेकिन करो, फटाक से करते हैं। अब यहां पे 2015 से नेशनल लोक अदालत आर हेल्ड और अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ चलती आ रही है ये। अब क्यों चलती आ रही है, ताकि जुडिशरी का लोड कम होना शुरू हो जाए। जुडिशरी का लोड बहुत ज्यादा, बैकलॉग बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इनके पास पेंडिंग केस हो गया। आपका बैकलॉग कितने होंगे, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, यहां देखो 4.7 करोड़ केस लड़ ही रहे, चल ही रहे केस। तो अब सालसा पे आते हैं, ठीक है। स्टेट लोक अदालत, स्टेटों में कैसे कैसे होंगी, यहां पे ऑफ कोर्स हमारे हाईकोर्ट का इंटरवेंशन तो होगा ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, स्टेट लोक अदालतों को हमने 4 भागों में बांट दिया, कंटिन्यूअस, डेली, मोबाइल, मेगा। अच्छा, कंटिन्यूअस क्या है, अब बेंच एक ऐसी पीठ होगी जजेस की, बाकियों की, अपने और वर्कर्स की, उसमें जो टेक्निकल होते हैं। अब बेंच सिट्स कंटिन्यूअसली फॉर अ सेट नंबर ऑफ डेज, ये कुछ दिन के लिए पर्टिकुलरली तो बैठेगी ही बैठेगी, और बैठ के फटाक 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 सारे केस सॉल्व, ठीक है। अब टू फैसिलिटेट सेटलमेंट बाय डेफरिंग अनसेटल्ड मैटर्स टू नेक्स्ट स्टेट, क्या हुआ कि मैं एक जज हूं, मैंने कहा मैं लोक अदालत बिठवाऊंगा अगले महीने की 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक, ठीक है। तो 18 से लेके 25 तारीख तक यहां पे जितने मैटर मेरे पास आए, खट 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 मैंने कर दिया सॉल्व। अब इसके बाद मैं अगली डेट दे दूंगा नेक्स्ट मंथ के 5 से लेके 12 तारीख तक, ठीक है। ऐसे ऐसे करवा दिया। तो ये मैंने बोला कि कंटिन्यूअस चलती आएगी, ये चलती ही रहेगी, ठीक है। डेली, ऑफ कोर्स डेली मींस डेली बेसिस पे होगी, रनिंग होती रहेगी। आप यहां पे आएगी मोबाइल लोक अदालत। ये खासकर ग्रामीण परिवेश में और सेमी अर्बन एरिया में काफी ज्यादा मतलब इसका यूज देखने को मिला है। कैसे आर सेटअप इन अ MUV। कई बार आपको ये जिम्मेदारी उठवानी पड़ेगी कि आप क्या करोगे, एक MUV उठाओगे। MUV क्या होती है, मल्टी यूटिलिटी वैन। जैसे आपने देखा होगा जो कई सारे ऐसी गाड़ियां होती हैं, छोटा हाथी होगा या कोई और बड़ा ट्रैवलर होगा या फूड ट्रक जैसे होते हैं, तो इनको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी वैन है, व्हीकल है। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे व्हीकल्स का यूज करते हैं जिनमें हम और भी काम कर सकते हैं, जिनसे हम बैठ के रैलियां निकालते हैं, जिन ऐसी गाड़ियों से, या जिन गाड़ियों में आपको खाना भी मिलता है, फूड ट्रक मिलता है। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि छोटे ऐसे मिनी छोटे हाथी हैं जो आपके बच्चों को कई सारे गेम्स, टॉयज वगैरह ये उसमें खिलवाते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट होता है पूरा। आपके पेट्स का नहाने धोने का, ग्रूमिंग का पूरा, उसमें बाथरूम पूरी चीजें होती हैं उसमें। तो इनको हम बोलते हैं कि ये MUV यूज करते हैं।
आगे जिम्मेदारी आपकी, जिलाधिकारी हो आप, लगाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, लोक अदालत आर सेटअप इन एमयूवी, और ये एमयूवी अगर व्हीकल है तो टायर तो है ही है, घूमेगी वो पूरी हर जगह, इसीलिए हमने बोला कि ये मोबाइल है, ये चलती रहेगी हर तरफ। अब अगर ये चलेगी तो ये कई कई एरियाज में जाएगी और यहाँ पे पेटी केसेस सुलझाती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। पेटी केसेस, पेटी केस माने क्या है कि हम दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों अपने गांव में रहते हैं और जो है हमारा कॉमन जमीन है हमारे बाप दादा की, हमने उसको आधी आधी कर ली, लेकिन लड़ाई ऐसी शुरू हुई कि हमने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। क्यों हुई थी लड़ाई? क्योंकि मेरा जो खेत है मैंने उसकी मेड़ थोड़ी और आगे कर ली थी और उसने कहा नहीं तुम पीछे करो, मैं कहूँगा मैं नहीं करूंगा। फिर इस बात थोड़ी मार कुटाई हो गई। अब अगर ये पेटी केस है, कोई बहुत बड़ा ऐसा डेंजरस कोई नेशनल इशू नहीं है, इमरजेंसी लायक इशू तो है नहीं कि आदित्य सर ने अपने भाई को पीट दिया है। अब अगर ऐसा कोई पेटी केस है, आए गाड़ी में हमारे गाँव में, पंचायत बुलाई, हमको बोला कि ओए मान जाओ दोनों के दोनों भाई आपस में रहो साथ साथ। हमने कहा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। फिर ये अगर ये घूम ही रहे हैं तो ये लीगल अवेयरनेस भी तो फैलाएंगे, ये बताएंगे हर जगह जाके इस पे लाउड स्पीकर पे और बिल्कुल हॉर्न वॉर्न बजाते हुए, गाते बजाते कि न्याय करवाना तो बताओ, अभी कर देंगे, ये वो करेंगे। फिर आएंगे हम मेगा अदालत पे, मेगा लोक अदालत। मेगा नाम समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी होगी। कैसे होगी? इन अ स्टेट ऑन अ सिंगल डे इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। एक ही दिन में हर स्टेट के हर कोर्ट में उस दिन चलेगी मेगा लोक अदालत, और उठा के एक बार में 2,000 3,000 केसेस सॉल्व। कैसे? फिर ये आई तीसरे, हम एक और आए परमानेंट लोक अदालत पे। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं दो, ये वाले, ठीक है, नेशनल, स्टेट और परमानेंट। तो नेशनल तो हमारी एक है जो सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक जा रही है। फिर स्टेट्स में है, स्टेट्स में हमने 4 भागों में पढ़ा है अभी, कंटिन्यूअस, डेली, मेगा, मोबाइल। अब तीसरी जो है परमानेंट लोक अदालत, ये क्या करती है? ये एलएसए द्वारा ही बनवाई गई है और 2002 में जो अमेंडमेंट आया था इसमें बोला गया था कि वी नीड टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट लोक अदालत। अच्छा, दे ऑल्सो डील विद केसेस पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो जन सेवा वाली जो जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कौन सी? परिवहन सेवा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कौन सी? चाहे लोगों की चाहे माल गोदाम की। अब कैसे? बाय एयर, रोड और वाटर। अक्सर मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरा दावा है कि अगर आप अपने जिले में कलेक्टर हो और आपके पास अथॉरिटी है कि आपने अपने स्टेट या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा काम करवाया, कोई जनसेवा लागू करवाई है, 1,00,000% आपके पास केस आएगा आप ही के अगेंस्ट कि मुझे सेवा नहीं मिली है। कोई एक ऐसा प्राइवेट इंडिविजुअल खड़ा होकर कहेगा कि मुझे आपके जिलाधिकारी जी ने नहीं दिया है, और मैं आदित्य सर बोलूंगा यार मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। खैर ठीक है, तब ये एक थैंकलेस जॉब है और मैं जानता हूं आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो और मेहनत करोगे आगे भी, पर ये इत्तेफाक है, ये हमारा कंट्री ऐसा है कि आपको इतनी मेहनत करने के बाद, इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी आपको पूरा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। आप अपने सर्विस के पीछे, अपने पर्दे के पीछे ही रहते हो। खैर ठीक है, नो वन थैंक्स यू बट आई थैंक यू। सो पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, आपके जिले में कैसी पोस्ट की सेवा कैसी है, सही है कि नहीं, कोई लफड़ा हो गया उसमें आपस में, या सप्लाई ऑफ पावर, लाइट और वाटर टू पब्लिक बाय एस्टैब्लिशमेंट, कि जितनी हमारी जो बिजली वाली डिस्कॉम होती हैं, पानी का जो हमारा वाटर वर्क्स होता है हर जगह, वाटर वर्क्स पता है ना, सब सिटीज़ में होता ही है, वाटर वर्क्स स्टेशन, जहाँ पे जल निगम का काम होता है, ठीक है। फिर पब्लिक क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन के हाइजीन वाले इश्यूज, सीवेज वाले इश्यूज, ठीक है। सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, यहाँ वाले इश्यूज, इंश्योरेंस सर्विसेज। अब ये क्या हो रहा है सर, इतने ज़्यादा इश्यूज अगर होंगे, पहले तो हमें जो ये काम सुनेगा ये बताओ, वो सुनेगा कौन, वो केस कौन उठा रहा है। देन ये लोग, जो परमानेंट लोक अदालत होती है, इसमें जो चेयरमैन है होगा, एक चेयरमैन होंगे और इसमें नीचे 2 ऐसे उनके साथ 2 मेंबर और होंगे। जो चेयरमैन होंगे हु हैज बीन और हैड बीन, दोनों चीजें, हैज या हैड बीन एटलीस्ट अ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे तो हो ही हो, डीजे से ऊपर चलेगा, ठीक है, और हेल्ड पोस्ट हायर देन डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। या तो अभी भी करंटली डीजे हैं वो, या वो डीजे रह चुके हैं और अब प्रमोट होकर ऊपर जा चुके हैं, तो हो सकता है वो भी आ सकते हैं हाईकोर्ट के जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर क्या ही है, तो अब हो सकता है वो हाईकोर्ट के जज है। तो डीजे या डीजे से ऊपर का कोई जज जो सीनियर होगा, जो परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन कहलाएगा, वो होगा। प्लस इसके अलावा ऐसे 2 मेंबर हु हैव एडिक्वेट नॉलेज इन दीज सब्जेक्ट्स। अगर ऐसे मैटर आ रहे हैं
तो ऐसे मैटर सुनवाने वाला कोई प्राणी हो जो जज साहब को बोले कि मालिक ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है, जज साहब बोलेंगे अच्छा ठीक है अब बताता हूं मैंने। फिर who having adequate knowledge on these public utility services, ऐसे वाले टॉपिकों पे जिन पे अपनी जिनके पास काफी ज्यादा इन चीजों पे विचार करने के लिए पावर है, एक्सपीरियंस है। अब ठीक है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी माने पैसे वाला। तो पहले क्या था कि पहले तो ये अमाउंट बहुत कम थी, अब हमने इस अमाउंट को बढ़ाया है। 1 करोड़ तक के केस, 1 करोड़ तक के अगर केस है, 1 करोड़ माने पैसे वाले, अगर लेन देन का अगर मैटर है और जो अमाउंट है, पहले तो होता था कि पहले तो बहुत कम था ये, ठीक है। अब हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम इसको बढ़ा रहे हैं और 1 करोड़ से 1 करोड़ के तक के केसेस हम यहाँ लोक अदालत में लेके आ सकते हैं, ठीक है। पहले अमाउंट थी शायद 3, 4, 5 लाख, बहुत कम थी, ठीक है। अब ये हमने इसको बढ़ा दिया 2015 में, ठीक है। तो 1 करोड़ तक के केसेस ये सुन सकते हैं। किसी का मैटर हुआ है आपस में लेनदारी का, देनदारी का, उसमें किसी ने एक दूसरे लड़ाई कर ली और मैटर चला गया है 50 लाख का, 60 लाख का, ये सुन लेंगे, ठीक है, ले आओ उनके पास। अब यहां पे दे हैव जुरिस्डिक्शन ओवर केसेस विच आर कंपाउंडेबल इन नेचर। अगेन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, समझ में आ गया ना कंपाउंडेबल क्या होता है। अब वंस अगर एक बार एप्लीकेशन चली गई परमानेंट लोक अदालत के लिए, देन नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन कैन इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। अगर मैटर शुरू हो गया परमानेंट लोक अदालत में, फिर ये नहीं कहोगे आप कि नहीं सर मैं तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जा रहा था, मैं तो वहीं जाने वाला था, नहीं, अब परमानेंट लोक अदालत में केस आ गया है, आ जाओ चलो यहां बैठ के सुनवाई करेंगे, वहां छोड़ दो, उस अदालत को छोड़ दो अब आप, ठीक है। अब यहां पे सेटलमेंट कैसे होगा, यहां पे दे ट्राई टू हेल्प बोथ पार्टीज टू रीच एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। साफ बात है, पहले तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया क्या ही है। फिर अगर पार्टीज नहीं मानने को तैयार हैं, तब परमानेंट लोक अदालत शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स। फिर ये बोलेंगे अब हम बता रहे तुम में से दोनों में से कोई नहीं मानने को रेडी है, कोई झुकने को रेडी नहीं है, अब सुनो हमारी बात, ठीक है। फिर जो इनका अवार्ड होगा इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज टू अ केस, एंड अगर यो इन्होंने फैसला दिया है तब उस फैसले को माना जाएगा कि सिविल कोर्ट जैसा फैसला है, एंड इट इज नॉन अपीलेबल। नॉन अपीलेबल हो गया, फैसला दे दिया गया है, ऑल द बेस्ट, जाइए सुनवाइए। ये इनके फायदे हमको मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब आप लोक अदालत देखते हो ना, तो आपको क्या क्या देखेगा कि पहली बात तो कोई कोर्ट फीस नहीं है, और अगर कोई कोर्ट फीस है तो वो रिफंड कर दी जाएगी। इससे बढ़िया क्या ही है, इससे बढ़िया सिस्टम कौन सा है। तब ये जो लोक अदालत है उनके पास प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है। यहां पे स्पीडी ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट होता है, ये ट्रेल है, ठीक है, इसको ट्रायल लिख लेना, उल्टा लिख दिया, ट्रायल, ठीक है। स्पीडी ट्रायल हो जाता है, और यहां पे क्या हो रहा है दूसरा कि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट्स के पास, नॉर्मल कोर्ट्स के पास मजबूरी है कि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं हो सकते, वो अपनी सीपीसी फॉलो करते हैं, सीआरपीसी फॉलो करते हैं, जो आईपीसी के धाराओं में सजा लिखी है वो सजा वो देते हैं, मजबूरी है। यहां उनके पास कोई अपने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल इतने सारे हैं नहीं, ठीक है, ये कर देते हैं। अब यहां पे देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज लाइक सीपीसी, एविडेंस एक्ट व्हाइल असेसिंग अ क्लेम। अगर वो अपना क्लेम दिखा रहा है, ठीक है, सुन लो उसकी बात, अगर लग रहा है दम तो होगा। अब पार्टीज टू डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन कोर्ट्स। कोर्ट में जज साहब के पास कोई एक पार्टी अपना वकील लेके ऐसे चुपचाप नहीं पहुंच सकती। वकील कहते हैं मेरे सामने दूसरा वकील आगे बात करेगा जज साहब से, अकेले में आगे जज साहब से बात करके वकील चला गया तो हो गया न्याय। तो यहां पे वो जा सकते हैं, यहां पे दे कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल। अपने काउंसिल माने यहां पे एडवोकेट। अब ठीक है, वैसे बात बताओ, आपको ये सब पता है ना, लॉयर है ना, लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, और एक तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बैरिस्टर, ठीक है। इसमें क्या क्या फर्क है, आई होप कईयों को पता होना चाहिए ये, अब तो बहुत कॉमन नॉलेज हो चुकी है, पहले लोगों को नहीं पता होता था। अब जो लोक अदालत का जो अवार्ड होगा, जो इनका फैसला आएगा, ये फैसला मानना पड़ेगा जो भी लड़ाई कर रहे थे अब तक, और इट हैज अ स्टेटस ऑफ अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो ये पहले बोला गया था कि ये नॉन अपीलेबल है। अगर ये नॉन अपीलेबल है तब यानी कि इसके बाद अभी केस आगे नहीं जा रहा है, अब केस खत्म हो गया, चैन मिल गया, सांस में सांस आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लोक अदालत आर अ बून टू द लिटिगेशन, टू दिस लिटिगेटिंग पब्लिक, के लोगों को काम खत्म हुआ, उनका कोर्ट कचहरी का झंझट खत्म हो गया, जैसा भी फैसला आया अच्छा बुरा समझौता हो चुका है, जीत गए भैया, अब चलो घर, ठीक है। यानी कि
डिस्प्यूट सेटल हो रहे हैं फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, एमिकेबली। एमिकेबली माने प्यार मोहब्बत से, आराम से बैठ के मिलजुल के। फिर हमने कहा देखो भाई अब बात करो और जगह की जहां लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं। मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई हो रही थी, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट्स, ये ऐसे डिस्प्यूट ज्यादातर इनके पास तो जो इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिवोर्स के आ रहे हैं। डिवोर्स हो गया और चाइल्ड कस्टडी हो गई कि अलग अलग होना है, और अलग होना है तो बच्चा कहाँ जाएगा, तो ये वाला इशू, बच्चा किसके पास जाएगा। फिर हालांकि फैमिली कोर्ट में इशू और भी होते हैं, पेरेंट्स का इशू होता है, बच्चे का इशू होता है, कई इशू आ जाते हैं। अब यहां पे कोर्ट्स का प्राइमरी एम है कि ये लीगल इशू जितने आ रहे हैं इन चीजों में, उसको अलग से एक फैमिली कोर्ट बना के उसको सॉल्व कराई जाए। यही बात करी गई थी 74 में जब रिपोर्ट आई थी, 59th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की। लॉ कमीशन ने बोला था कि स्पेशलाइज्ड, जिसके पास एक्सपर्टीज हो, यहां पे हमें चाहिए कि जो नॉर्मल कोर्ट है दे ऑट टू अडॉप्ट अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द वन जो अभी नॉर्मली वो यूज करते हैं टू डील विद मैटर्स ऑफ फैमिली, टू डील विद डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द फैमिली। क्योंकि हमारा जो भारत का जो सोसाइटी का जो धागा है वो बहुत ज़्यादा, जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, वो इसी पे बेस्ड है कि हमारे यहाँ फैमिली साथ साथ जन्मों का रिश्ता होता है। हमारे यहाँ जो रिश्ता होता है वो ऐसा नहीं है ये अंग्रेज़ों की तरह, वेस्ट की तरह कि आज इनके साथ कल उनके साथ परसों इसके साथ, नहीं। हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो कभी। अब अगर इस चीज़ को रोकना है, यानी कि जो लीगल हसल है उसके बीच में जो फैमिलीज को इंपैक्ट कर रही है जिसकी वजह से, सॉल्व करवाओ। फिर यहाँ पे 76 में यहाँ पे सीपीसी में बदलाव लाया गया टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन सूट्स और प्रोसीडिंग रिलेटेड टू फैमिली मेंबर्स। सूट्स माने कोई सूट कपड़ा नहीं, सूट्स माने लिटिगेशन, लॉ सूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैमिली मैटर जितना चल रहा है उसके ऊपर जो ऐसे कोई लॉ सूट दाखिल हो रहे हैं, कोई गृह कलेश हो गया, कुछ बात हो गई, तो यहां पे दे आर नॉट सो मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द कोर्ट्स के ऐसा कुछ दमदारी ज्यादा दिखी नहीं है, ठीक है। अब ये फैमिली कोर्ट है हमारी नई दिल्ली की, ये भी एक है, काम करती रहती है। तो 76 से लेके 84 तक बहुत समय लगा, तब जाके फैमिली कोर्ट हमारी दिखनी शुरू हुई। पर इसमें हमारे सीपीसी में अमेंडमेंट के बाद भी कुछ ज्यादा ऐसा दम निकला नहीं, ठीक है। चलो टाइम लगा, लेकिन टाइम लगते लगते हम आगे बढ़ गए। अब क्या मतलब था इनका लाने का, और क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट जो ये एक्सक्लूसिवली डील करे ऐसे फैमिली मैटर्स में, ताकि एक तो मेन कोर्ट्स का भार खत्म हो जाए, दूसरा जो मैटर है वो डेलिकेट है, बच्चे का मैटर है। बच्चा कितनी बार कोर्ट जाएगा, वो बच्चा कोर्ट क्यों जाएगा? बच्चा छोटा है, उसको अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, दोस्ती यारी, उसको साइकिल चलानी है, घूमने जाना है। अब वो देख रहा है मम्मी पापा को लड़ते हुए, और वो देख रहा है कि मेरी कस्टडी किसके पास जाएगी, और वो ये सब देखेगा कोर्ट में। कई बार जज खुद कहते हैं बच्चे को आप कोर्ट क्यों लाए हो, क्यों कोर्ट लाए हो, ये कोर्ट में क्या देखेगा, कोर्ट में ये भाषण देखेगा, कोर्ट में ये वकीलों की बहसें देखेगा, दलीलें देखेगा, ये क्या, इससे इसको भी क्या विकास मिल रहा है, इसको नहीं, मत करो ऐसे। तो यहाँ पे दे हैव, जो फैमिली कोर्ट होती है, दे हैव नेसेसरी वो एक्सपर्टीज जो चाहिए होती है टू डील विद दीज केसेस, और तुरंत जल्दी एक्सपीडिशियसली ये चाहिए टू इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज्म फॉर कंसिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू फैमिली। वो जो शख्स जो गाना गा रहे थे अपने बीवी को मनाने के लिए कि मान जाओ मान जाओ, उन्होंने खूब गाना भी गाया और बीवी मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन तब भी वो डिवोर्स चाह रही थी। तो अब खैर ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, पर अगर डिस्प्यूट वहां सॉल्व हो जाता, गाने से सॉल्व हो गया, काम खत्म हो गया, फैमिली कोर्ट का जीत गए। चलो फिर आगे चले हम, टू प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव रेमेडी, कि खर्चा ही नहीं हुआ ज्यादा, लो जो खर्चा होता है वो लौट जाता है पैसा, अगर कहीं किसी और कोर्ट पर खर्चा हुआ भी होगा। अब दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर इन द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि ज्यादा उन्हें सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और ये सब विटनेस और वो सब नहीं, बढ़ाओ, बात कराओ, सुलझाओ, खत्म करो, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स एक्ट का कुछ ऐसे फीचर निकल के आए। क्या क्या फीचर निकले? पहली बात तो कि इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट हाई गवर्नमेंट आ गया है, स्टेट में कौन सी हाई गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब ऐसे जो स्टेट की सरकारें होती हैं, सारी की सारी सरकारें, ये सारी की सारी सरकारें इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट दे एस्टैब्लिश अ फैमिली कोर्ट। जैसे अब ये हमारी सरकार है, ठीक है, तो ये एनसीटी ऑफ दिल्ली की सरकार है, एनसीटी ऑफ दिल्ली ने फैमिली कोर्ट स्थापित करी नई दिल्ली में इन कंसल्टेशन विद दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही सारे स्टेट्स में होगा। अब सारे स्टेट्स में जहां जहां पे भी फैमिली कोर्ट्स हैं, वो उन स्टेट्स के हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेके तब स्टेट सरकार ने बनवाया है, ठीक है। आगे चले हमने कहा चलाओ आगे। ये हमारा दिख रहा है कि लखनऊ, कानपुर, ये खाली यूपी के लिए है,
क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, स्टेट सरकार के ऊपर, कि आपको फैमिली कोड बनानी है हर उस शहर में जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इसको अगर 1 दिखा नहीं क्लियर से तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 1 10 लाख। अब कौन सा स्टेट ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जिसकी आबादी 10 लाख से कम है? बहुत ही रेयर, अब तो आबादी बहुत बढ़ चुकी है हमारी, ठीक है। तो 10 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन है उस किसी भी शहर की, तो वहां पे तो फैमिली कोड होगी। आपकी मंजूरी है, आपके ऊपर है, चाहो तो और बना दो, कहीं और भी बना दो जहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन नहीं है तो भी बना दो, मन है अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। तो लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, यहां पे इसको हम बोलेंगे प्रयागराज, ठीक है। तो हमारे यहां पे दिख रहा है कि हाँ साहब यहाँ पॉपुलेशन इतनी है, इतनी है, इतनी है। अब यहां पे तो ऑब्लिगेशन है कि इनको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये वो स्टेट, ये वो सिटीज है, ये 2010-11 का सेंसस है, ठीक है। तो इस सेंसस ने बताया कि ये वाले जो शहर हैं, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, लोनी, झांसी, इन जिलों में 10 लाख से ऊपर नहीं है आबादी, ठीक है। यहाँ पे है 8,87,000, यहाँ पे 6,37,000, ये 2010-11 का सेंसस है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप बना दो, आपके ऊपर है। यहाँ पे इट इज ऑप्शनल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, ठीक है। तो स्टेट सरकार कहेगी नहीं बना रहा, बहुत खर्चा हो रहा है वैसे ही, ठीक है, नहीं बनाएंगे। अब हमने कहा ये वो सारे स्टेट यूटी हैं जितने के जितने, जहां जहां पे कितने कितने हमारे फैमिली कोड चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली कोड फंक्शनल इन द स्टेट, ऑफ कोर्स यूपी जीत रहा होगा हमारा सबसे ज्यादा, तो यूपी में 78 है, 78, 78 फैमिली कोड है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली कोड ताकि हमारे फैमिली के बीच के मसले सुलझ सके, ठीक है। हम आगे गए, हमने कहा सर जो फैमिली कोड का जुरिस्डिक्शन है ये कहां तक है और ये क्या क्या मैटर सुनेंगे, कौन से मैटर नहीं सुनेंगे, चलो देखते हैं। फिर इन मैटर्स ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ या नलिटी ऑफ मैरिज, अगर कोई शादी ब्याह में अगर कोई रिलीफ देना हो कि साहब देखो दहेज की बात हुई थी इनसे, ये देखो कैसी अब बातें, देखो कैसे पलट गए लोग, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पहले उन्होंने मना किया था अब दहेज मांग रहे हैं। या शादी को खत्म करना हो, नलिटी ऑफ मैरिज, नल कर दिया, जीरो कर दिया शादी को, अब नहीं हो पाए, ये शादी और नहीं चल रही आगे। या जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर आ जाए, कोर्ट ऑर्डर आ गया कि आपको 6 महीने 1 साल अलग अलग रहना पड़ेगा तब आना डिवोर्स के लिए, ठीक है, चलो हो गया अलग। फिर डिवोर्स हो जाए, प्रॉपर डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, ठीक है। या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, के कई बार ऐसे मैटर होते हैं कि कॉन्जुगल राइट्स होते हैं पति पत्नी के आपसी संबंध। तो अब पति पत्नी पे ये अधिकार होता है कि अगर पति अलग जगह है, कोई और जगह है, और पति की माँ जो है अगर कुछ लफड़े झगड़े कर रही है कि नहीं बहू को निकाल, ये कर वो कर, अब बहू कह सकती है कि मेरे भी नीड्स हैं, मेरी भी फिजिकल मेंटल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, आई नीड माई हस्बैंड। तब ऐसे में फैमिली कोर्ट विल डिसाइड कि देखो पत्नी की भरपाई, जितने पत्नी के नीड्स हैं भरपाई आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, वो सारे राइट्स पत्नी के जितने भी होंगे, अपने कॉन्जुगल राइट्स होंगे, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। और रेस्टिट्यूशन मतलब आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, वो सारी बात है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउस और ऑफ आइदर ऑफ देम, पैसे का मैटर, अगर डिवोर्स हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, तो ये जायदाद कैसे हुई, अगर ये शादी में, अगर इसने शादी के बाद इसने अपने पैसे से बनाई है। अब देखो एक मैटर सुनो, अगर मेरी शादी हुई, ठीक है, अब मेरी शादी के बाद मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं खरीदी तो मैंने है, वो मेरे पैसे से खरीदी है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। बट कोर्ट बोलेगी, या लीगल पॉइंट क्या है कि बेटा तुमने खरीदी ही तब है जब तुम्हारी पत्नी घर संभाल रही थी। मैं कहूंगा हाँ बात तो सही है, दैट मीन्स उस प्रॉपर्टी पे भले ही तुम्हारे नाम पे है, तुम्हारे अर्जित किए हुए पैसे से तुमने खरीदी है, पर उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसका है जो घर पे बैठी थी। मैं कहूंगा हाँ यस, मैं तो चेकमेट हो गया। मैं कहूंगा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा लेकिन वो मैंने खरीदी है, वो मेरी होनी चाहिए। बोलेंगे आधी, क्योंकि आधा तुम तब घर पे नहीं थे जब वो घर पे थी, तुम जाके कमाई कर रहे थे तब जाके प्रॉपर्टी बना पाए हो, और वो लड़की घर बैठी थी, उसने पूरा घर संभाला है। मैं कह रहा हूँ हाँ ये तो बात सही है, वैसे मान गए, ठीक है। तो अब ऐसे में प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउसेस कि भले ही उस पत्नी ने प्रॉपर्टी कमाने में कोई ऐसा मॉनेटरी हेल्प नहीं करी है, पर उसने वो किया है ताकि मैं काम कर पाऊं। मैंने कहा गुड, ठीक है। अब डिक्लेरेशन एज टू द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, कि कोई बच्चा जायज़ है ना जायज़ है, कोई बच्चा सच में उसका बेटा बेटी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन और द कस्टडी ऑफ अ माइनर, के
बच्चा किसके पास जाएगा, या अगर वो वयस्क नहीं है, अगर वो माइनर बच्चा है, 18 से कम का बच्चा है, कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड अपना पेरेंट, के अगर मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, ये सारे मुझे झगड़े कर आके सेपरेशन डिवोर्स होके मैं अलग हो गया, पत्नी बोलेगी बेटा पैसा दो, मेरी शादी की तुमने, मेरा जिंदगी बर्बाद करी है, अलग हो गए हो, पैसे निकालो, ठीक है, बच्चा हुआ, बच्चे के पैसे दो, मैं कहूँगा हाँ देने तो पड़ेंगे, वो कोर्ट बोलेगी देना पड़ेगा, कैसे नहीं दोगे, दोगे, और इनके भी दोगे, इनके भी दोगे, इनके भी दोगे, पेरेंट्स भी तो है तुम्हारे, पेरेंट्स तो भूल जाओगे क्या पेरेंट्स को, मैं कहूँगा हाँ सबके देने पड़ेंगे मुझे। फिर आदित्य तिवारी कहेंगे फिर मैं कमा क्यों रहा हूँ, बोलेंगे कमा मत तुम जानो, हम नहीं जानते, कोर्ट ये भी कह सकती है तुम चाहे 2 नौकरी करो चाहे 3 नौकरी करो, वी डोंट नो, पैसा देना पड़ेगा, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद फैमिली कोर्ट हैंडल्स एनी डिस्प्यूट इन द 2 स्टेज। 2 स्टेज कौन से, पहली स्टेज तो ये कि यहाँ पे जब मैटर सुलझ सकता है, कंसिलिएटरी स्टेज, कंसिलिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन माने आपस में बैठे हैं, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, अपना कह रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, मान गए, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स के ऊपर ये दबाव ऑलरेडी है, क्योंकि ये हमारा सामाजिक फैब्रिक हमारा ऐसा है कि टू ट्राई एंड इफेक्ट अ रिकॉन्सिलिएशन, किसी तरह अगर बच जाए तलाक, किसी तरह अगर शादी बच जाए, बस टूटे नहीं तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, ठीक है, रिकंसिलिएशन और अ सेटलमेंट यहां पे बिटवीन द पार्टीज ऑफ अ फैमिली डिस्प्यूट, कि अगर झगड़े लफड़े चल रहे हैं तो सुलझाओ पहले, देखो हो सकता है कि नहीं सॉल्व। अब यहां पे स्टेज, ये जो स्टेज है, यहां प्रोसीडिंग विल बी इनफॉर्मल एंड रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर शैल नॉट अप्लाई। जैसे कई बार फैमिली कोर्ट का जज घर ही आ जाए, लाओ देखे जरा तुम्हारे घर में होता कैसे है, तुम जो इतने जो क्लेम कर रहे हो ना कि मम्मी मारती है मुझे, मम्मी मुझे घर में बंद कर देती है, बहू ऊपर लॉक हो जाती है, ये सब देखें जरा कैसे होता है। तो घर पहुंच गए जज, वही आके बैठ गए और कहेंगे मैं सुबह से शाम तक यही बैठा हूँ, देखो जरा कैसे करते हो तुम लोग। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है, प्रॉपर मतलब कोर्ट आपके घर में आ गई। अब ये नॉर्मली तो आप रोज रोज देखोगे नहीं कोर्ट का ऐसा चक्कर, तो ये कभी कभी हुआ। फिर हम आगे चले, हमने कहा अब शुरू है, ट्रेल नहीं है यार, ये ट्रायल है, ठीक है, ट्रायल, ये जो ट्रायल स्टेज पे चला गया केस। अब यहां पे क्या है, ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर लॉज अभी भी नहीं लग रहे हैं, जो स्ट्रिक्ट जो एकदम सीआरपीसी सीपीसी वाली जो तरीके हैं अपने सारे हैं, प्रोसीजरल लॉज इंक्लूडिंग एविडेंस एक्ट, दे आर सिंप्लीफाइड टू हेल्प फैमिली कोर्ट टू वर्क इन इफेक्टिव मैनर। कि एविडेंस एक्ट तो बहुत चीजें कह देगा कि पहले तो ये पता करो कि एविडेंस आया कहां से है। अब एविडेंस क्या है, एविडेंस मान लो व्हाट्सएप की चैट है, ठीक है, अब व्हाट्सएप की चैट है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, अब क्या मालूम, क्या कंफर्म हो सकता है कि ये स्क्रीनशॉट है, ये सच है कि नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए वो ओरिजिनल फोन चाहिए जिसका ये स्क्रीनशॉट है। अब मैं किसी और का नंबर बदल के उस XYZ नाम से सेव कर लूं और मैं कह दूं कि मैं अपनी बीवी के नाम से, अब सोचो इमेजिन करके बात कर रहा हूं, मैं अपने ही फोन से किसी से बात कर रहा हूं और मैंने नाम चेंज कर दिया है उसका जिसका मुझे फंसाना होगा नाम, और स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, पता कैसे चलेगा, कैसे हो, क्या पता सच है कि नहीं, झूठ है कि नहीं। तो एविडेंस एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लिखा जाता है कि जो भी एविडेंस आप प्रूव कर रहे हो, जो भी एविडेंस आप सबमिट कर रहे हो, अगर वो एडमिसिबल तब होगा, वो एडमिट तब होगा कोर्ट में जब उस एविडेंस की क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाएगी कि ओरिजिनल फोन से आया कि नहीं। व्हाट्सएप के चैट्स का स्क्रीनशॉट तब माननीय होता है कि नंबर डिलीट ना हो, वो सॉरी नंबर डिलीट हो जाए, ऊपर नंबर मेंशन हो, जैसे जो हमारा व्हाट्सएप ये है, अब यहां पे ऊपर 1 2 3 4 5 ये ऐसे लिखा हो, मैसेज ऐसे आ रहे हैं, मैसेज ऐसे आ रहे हैं, मैसेज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे नाम नहीं हो, नाम तो कोई भी कुछ भी सेव करके कुछ भी कर सकता है, नहीं, नंबर मेंशन कराओ, उसकी वो प्रोफाइल फोटो दिखवाओ, सब कुछ दिखवाओ, तब मानेंगे कि हाँ ठीक है, तो हो सकता है ये हो, क्या पता हो। अब यहां पे इनके पास इस ट्रायल स्टेज में, ये भी ट्रायल है यार, ट्रायल स्टेज में, ठीक है, नो पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, कि अभी यहां वो अधिकार नहीं आया कि आपको वकील मिले कि ना मिले, मिले कि ना मिले, अभी अब ट्रायल शुरू हो गया, अब देखते हैं इसको। अब यहां पे आपको अगर लड़ाई झगड़े करने थे तो लड़ाई झगड़े पहले देख ही लेते, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो बना दी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैसेज है सबके, खूब सारे मैसेज हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के, लो कितना अच्छा फोन है ये। चलो खैर, फिर इसके बाद फैमिली कोर्ट में इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दे सीक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट एज एमिकस क्यूरे। ये क्या हुआ सर, नया वर्ड फिर आ गया। मैं कह रहा हूं फैमिली कोर्ट है, अब फैमिली कोर्ट में बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो टिपिकल है। फैमिली कोर्ट कह रही है यार मेरे ये, मुझे समझ में इनकी प्रथा आ नहीं रही है, जो इस फैमिली के जो कोई रूल्स रेगुलेशन है, कुछ भी इनके अपने पुराने प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, तब कोर्ट बोलेगी कि मुझे चाहिए एक एमिकस क्यूरे। ये क्या होता है सर, एमिकस क्यूरे होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड मतलब कोर्ट बोलेगी
कि हमें चाहिए ये जिस फैमिली का जो लफड़ा चल रहा है, इस फैमिली की कम्युनिटी का कोई हेड आ जाए हमारे पास। अच्छा ठीक है, वो क्या बोलेगा? फ्रेंड, वो कोर्ट का फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट अपने पास एक ऐसे XYZ पर्सन, थर्ड पर्सन को बुला सकती है और बोल सकती है कि आप इस वाली फैमिली की कम्युनिटी से हो? वो बोलेगा हाँ। क्या आपको इन प्रथाओं से आप अवगत हो? ये कौन से रीति रिवाज, ये क्या है? बोलेगा हाँ। तो फिर वो कोर्ट उनसे पूछेगी कि आप एमिकस क्यूरे बन जाओ हमारे, ये इनकी प्रथाएं समझा देना और हमें बता देना कि इनकी प्रथाएं कितनी वैलिड है, इनके आर्गुमेंट कितने वैलिड है। ठीक है, तो यानी कि अब वो आदमी बना है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट को अलग से अपने एक्सटेंड करे, अपनी हेल्प सारी की सारी अपने बिल्कुल आगे बढ़ के हेल्प करे। ठीक है, अब फैमिली कोर्ट की अपीलें कहा जा रही है, ये जाएंगी सीधी सीधी हाई कोर्ट एंड पार्टीज हैव ओनली वन राइट टू अपील। एक बार चली जाएंगी अपील, फिर नहीं जाएगी। ठीक है, दैट टू विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फैमिली कोर्ट जजमेंट। कि फैमिली कोर्ट जजमेंट दे दिया कि डिवोर्स नहीं होगा, मैं कहूंगा मैं डिवोर्स लूंगा, तो 30वें दिन तक मेरे पास मौका है, मैं जाऊं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाके मैं कहूंगा देखो फैमिली कोर्ट मुझे डिवोर्स नहीं लेने दे रही है, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहेंगे मत लो ना, फिर मैं कहूंगा नहीं चाहिए मुझे, डिवोर्स चाहिए मुझे, मैं नहीं जी रहा। फिर अब काम खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ा। लॉ कमीशन ने यही बात बोली थी ग्राम न्यायालय के लिए कि जब आप और नीचे चलो, देखें जरा हमारी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कैसे फैसले हो रहे हैं, कैसे लोगों का भला हो रहा है। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1986 में। ये रिपोर्ट थी 114th रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने बोला कि हमें चाहिए ग्राम न्यायालय। अगेन गांधीयन बात है ये भी। तो 2008 में ऑफ कोर्स कितने पास ही, मतलब 86 में बोला है, 2008 में बना दिया हमने। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया गया। इस एक्ट ने बोला कि हम बनाएंगे ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल जमीन पे, एकदम ही बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में, सब जगह जा जाके। फिर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सिटीजंस एट देयर डोर स्टेप, कि उनके बिल्कुल घर ही पे उन्हें न्याय मिल जाए। अब एक गाँव है यार, गाँव कितना सही होता है। अब यहाँ से निकले, वहाँ घूम के आ गए गाँव में, अपने सब एक दूसरे को जानते ही होते हैं गाँव में, तो सबको पता है कि सरपंच का घर वो है, या उस पेड़ के नीचे बैठी जाती है, वहाँ पंचायत बैठती है, या वहाँ जाते हैं उसकी मेड़ में जाते हैं कहीं खेलने, किसी के बाड़े में जाते हैं खेलने, पता होता सबको। तो छोटी जगह पे अब कहाँ उन्हें चक्कर लगवा रहे हो दिल्ली के, कहाँ चक्कर लगवा रहे हो लखनऊ इलाहाबाद के, कहाँ में आप छोड़ो। तो कई लोग जाते नहीं है, लेकिन ग्राम न्यायालय है तो उनके गांव में उन्हें न्याय मिल जा रहा है। अब दे आर मोबाइल कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल पावर्स। सब चीज सॉल्व कर देगी ताकि गांव से आगे बढ़ के भागना ना पड़े, हर आदमी को अपना गांव छोड़ के जाना ना पड़े। अच्छा ठीक है, यहां पे दे एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, कि लोगों को जो न्याय मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है, दे आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। कि कोई वजह से अगर ये दद्दा जी को न्याय चाहिए तो ये दद्दा जी परेशान ना हो, दद्दा जी को ऐसा ना हो कि अब तो आप शहर तो क्या ही आओगे, ले आपकी जमीन को कब्जा कर लेते। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राम न्यायालय गांव में ही है, वो दद्दा जी की हेल्प करेगी। अब हम आगे चले, हमने बोला ये ग्राम न्यायालय दे प्रोवाइड पीपल ऑफ रूरल एरियाज, खास करके रूरल एरियाज, क्योंकि नाम में ग्राम है। अब यहां पे जो ग्रामीण परिवेश है वहां पे दे हेल्प विद स्पीडी, अफोर्डेबल एंड सब्सटैंशियल जस्टिस। लोगों का भरोसा जुडिशरी पे बरकरार रहेगा इससे। सोच के देखो, एक दद्दा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देखा है कोर्ट कचहरी कैसे काम करती है, सुनती नहीं है, माय लॉर्ड तारीख पर तारीख खूब होती है। अब इन्होंने देखा कि अरे यार 2008 में तो ग्राम न्यायालय आ गई, 2008 में। अब जाके ये देख रहे हैं हमारे गांव में दो तीन वकील आए एक जज साहब के साथ और बैठ के सुनवाई करके चले गए और फैसला तुरंत दे भी गए, सब्सटेंशियल जस्टिस हो गई। मतलब सब्सटेंशियल माने एक्चुअल रियल जस्टिस, और इनको अफोर्डेबल है, कोई कहीं जाने नहीं पड़ा, स्पीडी आए, खटक खटक करके चले गए, काम सॉल्व। मेरे को बहुत बढ़िया, इससे बेस्ट क्या है। फिर यहां पे ग्राम न्यायालय का फीचर पहला तो यही है कि भाई आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, कम से कम ऐसा अफसर होना चाहिए क्लास 1। यहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, न्यायाधिकारी जिसको हम बोलते हैं, तो ये जुडिशियल, इसकी जो कोर्ट होगी ये कहलाएगी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 के लेवल की। एक नॉर्मल जिला जज जो होता है हर जिले में, उसके नीचे कई सारे और बाकी जज होते हैं, सीजेएम होते हैं, एडीजे होते हैं, एडीजे फर्स्ट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2 भी होते हैं। ठीक है, तो कम से कम दे शैल बी अ कोर्ट ऑफ एटलीस्ट दिस लेवल। अब जो ये ग्राम न्यायालय में जो अधिकारी है सबसे बड़ा न्यायाधिकारी, वो
at least he is a judicial officer equal to first class magistrate working under high courts. That means यहां से रिक्रूटेड, ठीक है, पीसीएस जुडिशरी एग्जाम की वो क्लियर करके आया है, एक्चुअल बंदा है, रियल बंदा है, टैलेंटेड है, ठीक है। अब दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ कोर्स। हाई कोर्ट तो करेगी इंटरफीयर, अपॉइंटमेंट हो रहा है, हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि पता नहीं किसका अपॉइंटमेंट कर दो तुम, क्या पता कुछ ही क्या ही न्याय मिल जाए, सोचा था कुछ और, उससे ज्यादा कुछ और ही हो गया। अब ग्राम न्यायालय दे शैल बी एस्टैब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, या फिर और अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन अ डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ, जैसे मान लो एक जिला है ये, ठीक है, इस एक जिले में एक पंचायत ये है, एक पंचायत ये है, एक पंचायत ये है, एक ये है, एक ये है, तो हो सकता है सारी पंचायतों में कहीं ना कहीं यहां भी हो, एक यहां भी हो, या मैं मान के चल रहा हूं कि सारी पंचायतों को एक साथ करूं और मैं इनका जिला यहाँ, इनका HQ यहां बना दूं, हेडक्वार्टर यहां बना दूं सारी पंचायतों के लिए, ठीक है, मैंने बना दिया। अब ये सीट ऑफ ग्राम न्यायालय है, दिस विल बी लोकेटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। जो पंचायत है वो जो अपने गांव में जो नगर पंचायत हुई है या फिर ग्राम पंचायत हुई है वो वाली, ठीक है। अब दे विल गो टू विलेजेस, वर्क देयर एंड डिस्पोज ऑफ केसेस, जाएंगे गांव में, करवाएंगे, सारे काम सुनवा के आएंगे, ठीक है। फिर ग्राम न्यायालय शैल ट्राई केसेस और डिस्प्यूट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ इट्स एक्ट। कौन सा एक्ट, ये वाला एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट। अब इस एक्ट में जो पहला दूसरा शेड्यूल होगा उसमें जितने भी प्रावधान हैं, जितने जितने टॉपिक हैं, ये उनके ऊपर अपनी सुनवाई कर सकते हैं। कौन से वो मैटर्स जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में लिखे हुए हैं इसी एक्ट में, ठीक बात हो गई। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चाहे, अगर उनके पास पावर है, अगर वो कॉम्पिटेंट है, तो इनको और पावर दे सकते हैं, वो ये चाहे तो और उसको ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं अपने ग्राम न्यायालय को कि साहब आप ये भी सुन लेना, कि आप ये भी सुन लेना। हो सकता है ये गांव में ऐसा कुछ मैटर हो जो अभी तक सुन नहीं सकते, लेकिन सेंटर ने कहा कि नहीं हम चाहते ग्राम न्यायालय ये भी सुनना शुरू कर दें, सुन लेंगे, फिर ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आगे चले, हमने बोला कि सर देखो ग्राम न्यायालय जो होंगी दे विल ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स एज फार एज पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंसिलिएशन। कंसिलिएशन बहुत जरूरी है, ये होना ही होना चाहिए। अभी तक जितनी हमने कोर्ट कचहरी देखी इस चैप्टर में, ये सबकी सब कोशिश कर रही है कि मैटर सुलझ जाए, मैटर सेटल हो जाए, रिकंसिलिएट हो जाए बिटवीन पार्टीज, एंड इट शैल यूज कॉन्सिलिएटर्स टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। कि अगर कुछ बीच में बीच बचाव करने वाले जो लोग चाहिए, बुला भी लो, उनको भी बिठाओ, लाओ, तुम भी बैठो, उनकी बातें सुनो और उनकी हेल्प कराओ उनकी बातें समेटवाने में, ठीक है। फिर दे फॉलो समरी प्रोसीजर वाइल डीलिंग विद क्रिमिनल ट्रायल, जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। समरी प्रोसीजर क्या होता है, खटाक से, जल्दी, बहुत लंबा चौड़ा तारीख पे तारीख नहीं मिलेंगी, आज सुनना शुरू किया है, शाम तक सॉल्व करके मानेंगे, और स्किप करते जाएंगे, नहीं तो डेटा बहुत सारा डिटेल छोड़ देंगे। नाउ पास बाय देम शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ टू अवॉइड डिले इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय रूल्स प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वही एविडेंस एक्ट, क्योंकि एविडेंस एक्ट तो बहुत टफ है। एविडेंस एक्ट के तहत एविडेंस एडमिट करवाने में कोर्ट में पसीने छूट जाते हैं प्रोसिक्यूशन के, और बहुत बार एविडेंस में हल्की सी आपने त्रुटि निकाल दी, हल्की सी भी आपने जरा भी कह दिया कि इस एविडेंस का में दम नहीं है, खोखला एविडेंस, नहीं माना जाएगा। भले ही मालूम है, समझ में आ रहा है कि एविडेंस सच्चा है, वो सही है, लेकिन अगर त्रुटि निकल आई, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करो कि एविडेंस एकदम सच्चे हाथों से होता हुआ आया है, ठीक है। अब दे आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ओनली एंड दे आर सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है यार, करवा लो, हाई कोर्ट तो जो बना देगा वो अपना मानते रहेंगे ये लोग। ग्राम न्यायालय अपने जिले अपने गांव में ही तो है। अब अगर यहां से ऊपर अपील जा रही है तो क्रिमिनल केस हुआ है तो अपील जाएगी सत्र न्यायालय में, ठीक बात है। अगर सिविल केस हुआ था तो अपील जाएगी जिला न्यायालय में, आसान बात, ये तो हमने वहां भी देखा था लोअर को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। फिर इट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग सच अपील, सेम 6 महीने के अंदर अंदर ये अपील डालो, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अब अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है कि सर लो हथकड़ी ये रही, मेरे हाथ ये रहे, सजा दे दो, मैं कबूलता हूं, जो हो गया, मुझे बार्गेन करना है, प्ली। मैं अगर ये केस चलता तो मुझे अब सजा देते 10 साल की, पर मैं खुद ही कह रहा हूं सर केस मत चलाओ, छोटा कर दो मैटर को, 2 साल की सजा दे दो, मैं चुप हो जाऊंगा। बोलेंगे 2 तो नहीं 5 साल ले ले, बोलूँगा अच्छा ठीक है चलो 5 साल दे दो, 10 साल से 10 साल तो बचे, ठीक है। फिर आगे गए हम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय कैसे बनेंगे ये। अब इसी एक्ट के अनुसार इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही
बोलेगा हर चीज में। जहां जहां जुडिशियल अपॉइंटमेंट होगा वहां वहां जुडिशरी खुद आगे बोलेगी कि नो, एग्जीक्यूटिव अपने आप से नहीं बनाएगी, हमसे पूछेगी पहले। अब यहां पे ये हर जगह बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है। रिलक्टेंस क्यों है? क्योंकि देखो कई बार ना जो केस कोर्ट कचहरी होती है, इसमें ज्यादातर जो केस होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही होते हैं, तो इसलिए सरकार चाहती नहीं कि और ज्यादा न्यायालय बने, उतने ज्यादा ग्राम कचहरियां सब होती रहे, कोर्ट कचहरी मत कराओ। तब जो कई सारे अपने ऑफिशियल, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस होती है, ये लोग रिलक्टेंट होते हैं ऐसी चीजों को और ज्यादा आगे चलवाने में कि यार मत कराओ, इनको क्या कराओगे। एंड पुलिस हो, स्टेट फंक्शनरी हो, बार हो, बार माने बार काउंसिल हमारा, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोटरी है, स्टाम्प को वेंडर नहीं मिल रहे हैं स्टाम्प पेपर के, यहाँ पे और भी चीजें, जैसे रेगुलर कोर्ट्स का भी जुरिस्डिक्शन कॉन्करेंट है। ऑलरेडी रेगुलर कोर्ट वो काम सुनती, पर क्यों आपने ग्राम न्यायालय बीच में घुसेड़ दिया? रेगुलर कोर्ट में वो केस चलता, वैसे भी चलता, उनका जुरिस्डिक्शन था, वो क्षेत्राधिकार था वो इनका। अब दे आर द, ये जो रीजंस है कमिंग इन वे ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ देम, कि इन सारे कारणों की वजह से हमारा ग्राम न्यायालय जो है एस्टेब्लिश होने में अभी दिक्कतें, मशक्कतें आ रही हैं। अब मैं यहां देखूंगा कि जब भी ऐसे लफड़े हुए हैं तब ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स ने अपना एक कॉन्फ्रेंस करी है, कन्वेंशन किया है, या कई सारे स्टेट्स के सीएम जब बैठते हैं तो दे आर डिस्कसिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सारे हाई कोर्ट्स, ये बैठ के बातें करते हैं। सर ग्राम न्यायालय नहीं बन पा रही अभी भी, बातें कैसे करोगे आप लोग? फिर सीएम ने भी बोला, सारे सीएम ने बैठ के, भाई मेरे स्टेट में अभी तक ग्राम न्यायालय नहीं बन पाई, आप क्या बन गई? मैं कहूंगा बनवाता हूं, अपने आप बनवाता हूं, रुक जाओ। ठीक है। फिर and it is decided that focus should be on setting up of gram न्यायालय in the talukas where regular court have not been set up। कि इनकी कॉन्फ्रेंस से ये तय हुआ था कि कम से कम इतना तो हो जाए कि भैया जहां पे हमारे नॉर्मल कोर्ट कचहरी हमारे नहीं बने तालुका में, वहां पे ग्राम न्यायालय तो बनी जाए। ठीक है। फिर हम आगे गए, हमने बोला जो कॉमर्शियल कोर्ट है ये पैसे वाली कोर्ट है, ये सिंपल बात करेगी जिसका लेन देन में दिक्कतें आ गई हैं, जिसका लेन देन में लफड़ा हो गया, किसी में आपस में लड़ाई चल रही है, कोई चक्कर काट रहा है कचहरी के, वहां के लिए। अब कैसे होगा? कॉमर्शियल डिस्प्यूट कोई भी हुए आपस में, वित्तीय वाले मैटर के, ट्रेड के, तो ऐसे वाले जो मैटर होंगे दे आर अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डनरी ट्रांजैक्शंस ऑफ मर्चेंट हो, बैंकर हो, फाइनेंशियर्स हो, ट्रेडर्स हो, इन सब के बीच में रिलेटिंग टू मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में तोड़फोड़ हो गई हो, या आईपीआर। हमारा आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर मैंने कोई गाना लिखा है और मुझे लग रहा है कि मेरा गाना कॉपी हो गया है और किसी बड़े मूवी स्टार ने मेरे गाने पे अपने धुन में मेरा गाना यूज कर लिया है, तो मैं क्लेम करूंगा कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये मैंने बनाई थी, ले गए जाने कौन। फिर इंश्योरेंस एंड अदर्स के ऐसी और भी ये टॉपिक है जहां पे पैसे का लेन देन ऐसा वाला होता है। तो यहां पे अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ दीज डिस्प्यूट्स शैल क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज टू इन्वेस्टर वर्ल्ड। बाहर के लोग ये देखेंगे कि हाँ, यहाँ की जुडिशरी जो है आईपीआर को इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? हमारे यहां अभी तक टेस्ला वेस्ला लोग नहीं आए हैं अपनी गाड़ी बनाने, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ दिल्ली में एक पालिका बाजार है जो क्या करेगा, हर चीज का फर्स्ट कॉपी बना देगा। नहीं, ये रोकना है। आईपीआर का प्रोटेक्शन जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो मेरी अपनी मेहनत है, मैंने उस पर पैसा खर्च किया, अपना दिमाग लगाया, अपना टाइम वेस्ट किया उस पर, तब जाके मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया। और मैं जाके इंडिया में आऊं और इंडिया में मैं देखूं कि यहां तो तुरंत मैंने प्रोडक्ट जैसे ही बेचा, तुरंत तीसरे हफ्ते उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट आ जाएगा और मेरा काम खत्म। तो इस चीज को रोकने के लिए आईपीआर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर अगर ये सही हो गया हमारा, तब हमारी इमेज बनेगी बाहर वर्ल्ड में कि देखो आप करो अपना धंधा, कोई यहाँ आपका कॉपी नहीं करेगा, कॉपी करेगा तो हम सजा देंगे उसको, चिंता मत करो। फिर ये शुरू हुआ। अब यहां पे हम बोलेंगे कि अगर इन्वेस्टर वर्ल्ड खुश हो गया अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिव लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर हमारा क्या होगा? हमारा आएगा देश में ये, समझे? ये समझ गए क्या होता है? ये F11 नहीं है, ये FII है। फिर 2015 में जब 253rd रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, तब इन्होंने बोला कि ये लाओ, क्या लाने हैं आपको लाने हैं कॉमर्शियल कोर्ट, आपको लाने हैं कॉमर्शियल डिवीजन, कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन हाई कोर्ट्स में। अच्छा ठीक है। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आया 2015 में, तुरंत आ गया। इन्होंने कहा बना रहे, यस बना रहे। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, इट प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स, ये हाई कोर्ट में होती है, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन इन द हाई कोर्ट। अच्छा ठीक है, बनवा दिया गया।
अब हम आगे चले, हमने कहा बांटो इनको, कहाँ का कौन कौन है। फिर हमने कहा कॉमर्शियल कोर्ट, ऐसी नॉर्मल अपनी छोटी कोर्ट जो अपना काम कर रही है अपने पैसे लेन देन के, तो स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगी इसको एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट हैविंग ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन मे कॉन्स्टिट्यूट कॉमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जज। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो लेवल है, डीजे का जो लेवल है, उस लेवल पे एक कॉमर्शियल कोर्ट बनेगी जहां पे जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था उस पे, और कॉमर्शियल कोर्ट फिर से बन गई अगर जो स्टेट सरकार ने बनवाई है तो। अच्छा, फिर कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट, एपेलेट माने अपील जिसके यहाँ जा रही है। ठीक है, एक्सेप्टेड हाई कोर्ट्स हैविंग ओरिजिनल अपना सिविल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास तो देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सिविल केसेस में। ठीक है। अब क्या हाई कोर्ट्स का अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट्स में, तो क्या कहीं और कोई कॉमर्शियल कोर्ट पे अपील कोई ना करे? करे, बिल्कुल करे। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट कॉमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स एट डीजे लेवल ऑल्सो टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर कॉमर्शियल कोर्ट्स बिलो द डीजे लेवल। एक जो कोर्ट बनी है जो डीजे लेवल से नीचे है, उसने कोई फैसला दिया हुआ है, अब उस फैसले को पलटवाना है तो डीजे लेवल से ऊपर चलो और यहां पे इनसे बात करवा लो डीजे लेवल पे ही, कि डीजे लेवल की औकात की एक कोर्ट होगी, वो कोर्ट ये तय करेगी कि कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट हम हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात जो ये पैसे का लेन देन हुआ है, ये जितना ये हेरा फेरी हुई है पैसे की, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर कॉमर्शियल डिवीजन, हर हाई कोर्ट में ओरिजिनल जहां पे सिविल जुरिस्डिक्शन है वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स फाइल्ड इन हाई कोर्ट। वो अपनी कॉमर्शियल डिवीजन बनवाएंगे अलग से अपने ही हाई कोर्ट में, जो कॉमर्शियल मैटर को सुनेगी। अब यहां पे कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन भी उन्हीं की, उसी हाई कोर्ट की। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, जहां पे कॉमर्शियल डिवीजन बनी है वहीं के वहीं एक कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन भी होनी चाहिए टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कॉमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एंड ऑर्डर्स ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। दोनों जगहों से इनके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है कि इनके पास यहां से उठ के अपीलें जाए कि भाई हमें आपका अपील पलटवानी है, फैसला पलटवाना है, क्या करें उसके लिए। ठीक है, फिर अब यहां पे 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो, अगर 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 वो 3 लाख से कम के हैं तो भूल जाओ, 3 लाख से ऊपर की बात करो। पहले अमाउंट बहुत बड़ी थी, 1 करोड़ की अमाउंट थी। ठीक है, अब यहां पे 2018 में हमने बोला कि देखो 3 लाख से सारे जितने ऊपर के केसेस हैं वो कॉमर्शियल कोर्ट्स में लेके आओ, हम सुन लेंगे। ठीक है, दैट द वैल्यू कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स शुड नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज। अब प्रोविजन आया इनके लिए फॉर कंपल्सरी मीडिएशन बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। लॉ सूट दाखिल करने से पहले आपको जरूरी है एक कंपल्सरी अगर रिकंसिलिएशन हो जाए, तो अगर प्यार मोहब्बत बैठ बाट के बातें हो जाए अच्छा खासा तो बढ़िया है। विच डज नॉट कॉन्टेम्पलेट एनी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ, जिसमें एकदम अर्जेंट अगर कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आप अगर बैठ के सुलझा सकते हो तो अभी पहले इसको सुलझाने का ट्राई करो, बाद में इसको देखना कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पे प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एक सिस्टम ये है, दूसरा सेटलमेंट मैकेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा ठीक है, तो पीआईएम क्या है कि प्री इंस्टीट्यूशन ये अपना जो मीडिएशन है कि इससे पहले कि ये मैटर चलना शुरू हो जाए आप मध्यस्थता करवाओ और मैटर को अपना यहां पे रिकंसिलिएशन करवाओ, सुनवाओ बैठ के, दोनों को सेटल कराओ। अच्छा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे एम्पावर द अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एलएसए एक्ट, यहीं पे जो एलएसए एक्ट के अंदर जितनी सारी अथॉरिटियां हैं, नालसा डालसा सालसा टालसा, ये सब की सब फॉर द पर्पज ऑफ पीआईएम, कि पीआईएम अगर हो जाए तो कोर्ट केस ज्यादा लंबे चलेंगे ही नहीं, और ना लंबे चलेंगे ना वो कोर्ट केस बढ़ेंगे आगे, नंबर कम होता जाएगा कम से कम। तो हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के जो 4.7 CR जो फिगर है हमें इसको घटाते जाना है ना, हमें इसको कम करना है, वही हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे चले, हमने कहा अब हमें देखेंगे एक मेन क्वेश्चन अपना जो आया था, और क्वेश्चन आए हुए भी समय हो गया उसको। सो क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू नालसा, दो स्टेटमेंट देखो आप, इसका ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक लग रहा है? यस, इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द सालसा टू इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। सही है क्या? यस सही है, दोनों सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में से कोई गलत नहीं, दोनों ही वही काम, दोनों स्टेटमेंट जो है वही नालसा का काम ही है, मेन काम ही यही है। ठीक है, सो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज मेरा गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, सो टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
and I'll see you in the next class. So stay safe, keep studying, good luck.